अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग, वेलकम टू रंगन भरी शाम विद मी किरण मीर। कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? ख़ैर ख़ैरियत सां आहियो? ऐं कराची जो वेदर तव्हांखे ख़बर आहे त अॼुकल्ह ॾाढो डिस्टर्बिंग वेदर थी वियो आहे। ॾींहं जो ॾाढी शदीद गर्मी आहे। तक़रीबन 12 बजे खां जेको 4 बजे ताईं जो जेको टाइम आहे, ईअं थो लॻे ॼण सिॼु सफ़ा हेठि अची वियो आहे। ॾाढी गर्मी आहे, हालत ख़राबु आहे। ऐं जीअं जीअं मतिलबु मग़रिब जो टाइम थिए थो त थोरो मौसम बहितरु थियणु शुरू थी थो वञे। कल्ह राति ताईं त ॾाढी गर्मी हुई, उन खां पोइ आहिस्ता आहिस्ता 10 बजे खां पोइ वरी जेके हवाऊं लॻणु शुरू थी वियूं त थोरो वेदर ठीकु थी वियो हुयो। ऐं सुबुह जो जॾहिं उथिजे थो त थोरी थोरी खुनकी या थधिकार महसूसु थिए थो। ऐं ड्राइनेस एॾी थी वई आहे जंहिंजे करे जेको आहे स्किन में रैशिस थियणु शुरू थी था वञनि ऐं ख़ारिस थियणु शुरू थी वञे। लोशन, क्रीम्स जेको बि त असां यूज़ कयूं था, थोरी देरि खां पोइ ग़ाइबु थी था वञनि, अलाए काॾे था वञनि, ख़बर ई कोन थी पए। ऐं उन सां गॾु गॾु ड्राइनेस हथनि में, पेरनि में, वरी हीउ जेको मौसमु हूंदो आहे न, हिन में हल्को हल्को पघर निकिरणु, अजीब फीलिंग्स ईंदियूं आहिनि। मतिलबु ॾाढो बेज़ारु कंदो आहे हीउ वारो मौसमु। जेसीं ताईं वरी सही सां सर्दियूं अचनि, सियारो थिए, सही वारो मौसमु अचे त उन खां पोइ वञी असां शुक्र कंदा आहियूं त हा ठीकु आहे, हाणे नॉर्मल वेदर थी वियो आहे। पर इन सां गॾु गॾु जेको डेंगी, मलेरिया ऐं ॿिया वायरसिस, ॿिया इन्फेक्शन्स जेके फैलियल आहिनि हवाउनि में, ऐं घर घर में बीमारी आहे। हींअर गैस्ट्रो बि आहे, डायरिया बि आहे, डेंगी बि आहे, मलेरिया बि आहे। थोरो बि बुखार थिए थो त असांखे इहो ई फील थींदो आहे त अलाह न करे मतिलबु डेंगी त न थी वियो, मलेरिया त न थी वियो। वञी टेस्टूं कराईंदा आहियूं, उन खां पोइ वञी जॾहिं इत्मिनान थींदो आहे त न, नॉर्मल ही वायरल फ्लू आहे या वायरल इन्फेक्शन आहे, त पोइ ख़बर पवंदी आहे शयुनि जी। ऐं जेके स्प्रेज़ वग़ैरह जेके थियनि थियूं अॼुकल्ह थियणु शुरू थी वियूं आहिनि। कुझु हफ़्तनि खां मां ॾिसां थी काफ़ी एरियाज़ में स्प्रेज़ थियनि थियूं, पर मूंखे लॻे थो त उन्हनि स्प्रेज़ जो को फ़ाइदो कोन्हे। छो त थोरी देरि जो असरु हूंदो, 15-20 मिंट, उन खां पोइ उहे मच्छर त अहिड़ा एक्टिव थी था वञनि ॼणा उन्हनि खे अलाए छा थी वेंदो आहे। वधीक एक्टिव नज़र ईंदा आहिनि ऐं हद खां वधीक नज़र ईंदा आहिनि। पोइ शायदि उहो मच्छरनि ते एतिरो इफेक्ट नथो करे जेको इंसानी ज़िंदगी ते, इंसान जी पंहिंजी सिहत ते जेको इफेक्ट करे थो न। अंदरि घर में जेको धुओं थी थो वञे, जेका उनजी स्मेल जेका अचे थी, साहु खणणु मुश्किल थी थो वञे। ऐं इन जो बि कोई न कोई अल्टरनेट हुजणु खपे। ऐं कहिड़े तरीक़े जूं इहे स्प्रेज़ हुजणु खपनि, कीअं इहे स्प्रेज़ कजनि। ऐं जेकॾहिं उन एरियाज़ में स्प्रेज़ थियनि थियूं त भई जेके फैमिलीज़ आहिनि, जेके ॿार आहिनि, जेके अस्थमा जो प्रॉब्लम आहे, उन्हनि ते कहिड़ो इफेक्ट थींदो हूंदो। हाणे जीअं मुंहिंजी मदर आहे, अम्मी खे मतिलबु अलाह न करे अस्थमा आहे त कोन, पर अम्मी खे प्रॉब्लम थींदो आहे। अम्मी खे खंघि शुरू थी वेंदी आहे, ऐं पोइ अम्मी खे एॾी खंघि शुरू थी वेंदी आहे जो अम्मी खे मतिलबु जेसि ताईं असां का मेडिसिन न ॾियूं खंघि जी या काई ॿी अहिड़ी मेडिसिन, तेसि ताईं अम्मी ठीकु कोन थींदी आहे। त उहो ज़ाहिर आहे एज बि आहे, त एतिरा ॿिया माण्हू केतिरा ई घरनि में हूंदा, नंढड़ा नंढड़ा ॿार बि हूंदा, वॾी एजिस जा मर्द बि हूंदा, औरतूं बि हूंदियूं, या के बीमार बि हूंदा। सो उन्हनि जी सिहत जे लाइ बि इहो नुक़सानदेह आहे, लाज़मी आहे। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त जीअं फ्लड जे हवाले सां असां यको 2-3 महीना जेके प्रोग्राम्स कया आहिनि, या अॼु बि जेको असां ॻाल्हाए रहिया आहियूं या ॻाल्हाईंदा आहियूं, त उन में बीमारियूं तमामु घणियूं हींअर जेके फैलिजी वियूं आहिनि। सो अॼु असां वटि जेका डॉक्टर आहे, असां उन्हनि खां पुछंदासीं त ही डिज़ीज़िस जेके बि आहिनि, इन जे क्योर छा आहे, केयर छा आहे, ऐं मतिलबु छा करणु घुरिजे, फर्स्ट एड छा आहे इन्हनि शयुनि जी। जॾहिं बुख़ार थिए थो ऐं डेंगी थी थो वञे, ज़ाहिर आहे प्लेटलेट्स घटि थी था वञनि, असांखे उन ख़बर नथी पवे। ऐं असां मतिलबु सेल्फ मेडिकेशन तमामु घणी कंदा आहियूं, पंहिंजी दवा पाण इस्तेमालु करणु शुरू करे छॾींदा आहियूं बग़ैर डॉक्टर जी कंसल्टेशन जे ऐं प्रिस्क्रिप्शन जे। सो मां चवंदसि डॉक्टर साहिबा खे त जेको आहे इन हवाले सां बि थोरो गाइड कनि, ऐं जेके नॉर्मल जेके इन्फेक्शन्स थियनि था उन जे बारे में बि असांखे ॿुधाइनि, मलेरिया जे बारे में बि असांखे ॿुधाइनि, डेंगी जे बारे में बि ॿुधाइनि, ऐं जेके वायरल इन्फेक्शन्स थियनि था उन जे हवाले सां बि असांखे ॿुधाइनि। अॼु असां वटि ज़बरदस्त गेस्ट आहिनि जेके डॉक्टर आहिनि। डॉक्टर फ़रहीन अली असां सां गॾु आहिनि, डेवलपमेंट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन एंड इन्फेक्शियस डिज़ीज़िस, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिज़ीज़िस NICVD। सो उन्हनि सां
खोर सारी कचेरी कंदा सी उन्हनि खे सलाम कंदा सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक अगेन। थैंक यू। यस। गुड टू सी यू। जी बिल्कुल। और बड़ा अच्छा लग रहा है इतने अरसे बाद दोबारा आपसे मुलाकात करके। बिल्कुल। और क्या हो रहा है आजकल, क्या चल रहा है लाइफ में? वर्क और होम, बस यही चल रहा है। ज़बरदस्त। सो आज हम बात करेंगे इन्फेक्शंस वगैरह पे, और डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए, और नॉर्मल जो स्किन डिजीज़ेज़ होती हैं, जो ये जो आजकल जो वेदर है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, तो उस पर भी हमें ज़ाहिर है कुछ ना कुछ रैशेज़ और इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या कहना चाहेंगी आप? किसी एक चीज़ से पहले वी कैन स्टार्ट, अगर हम स्टार्ट करें तो, क्योंकि जिसमें सबसे ज़्यादा फ़िक्र लोगों को आजकल है वो डेंगू के हिसाब से है। अभी तक तो काफ़ी नॉलेज लोगों में है कि डेंगू कैसे फैलता है, मच्छरों के काटने की वजह से फैलता है। ये एक वायरस है जो मच्छर के ज़रिए हम में दाखिल हो जाता है और ये इन्फेक्शन कॉज करता है। इसमें बुखार, जिस्म में दर्द, सर में दर्द, सबको थोड़ा सा आइडिया है कि डेंगू में क्या सिम्टम्स क्या होती हैं। इसमें 2-3 चीज़ें जो मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा, अगर मैं एक मौका मिल रहा है बात करने का या हाईलाइट करने का, वो ये है कि हम बहुत कंसर्न्ड होते हैं डेंगू में प्लेटलेट्स के लिए। और प्लेटलेट्स का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। हम बहुत परेशान होते हैं, हम बहुत सी चीज़ें, पपीते के पत्ते से लेकर ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स का कोई बहुत सिग्निफिकेंस डेंगू में नहीं है। हमें जो डेंगू में मॉनिटर करना होता है, जो हमें देखना होता है, वो खून को, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ, कि खून गाढ़ा ना हो, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़े ना, यानी कि खून गाढ़ा ना हो। और उस, अगर ऐसा देखते हैं कि जब हम CBC का जो टेस्ट है हम करते हैं, सीरियल करते हैं, बुखार के 4-5 दिन बाद से आप शुरू करें, तो उसमें हमें सिर्फ हीमोग्लोबिन को देखना है। हीमोग्लोबिन हेमाटोक्रिट जिसको हम कहते हैं, वो अगर बढ़ रहा है तब हमें फ़िक्र होती है कि हाँ जी, खून गाढ़ा हो रहा है और हमें पानी की ज़रूरत है। चाहे वो शुरू के में हम सिर्फ वैसे मुंह से ले सकें, अगर बहुत तेज़ी से वो गाढ़ा हो रहा है तो फिर हमें इंट्रावीनस यानी कि IV लगाने की ज़रूरत पड़ती है। प्लेटलेट्स का बहुत कोई बड़ा कंसर्न नहीं, और हम बहुत उस पर फोकस करते हैं, बहुत परेशान भी होते हैं, और बहुत गलत टाइम्स पे हम पेशेंट्स को देखते हैं जो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी कराते हैं। लेकिन सॉरी, आपकी बात को मैं बीच में इंटरप्ट करूँगी कि आजकल अगर लेट्स सपोज़ कि अगर किसी को डेंगू हुआ भी है, और उसके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, मतलब एकदम रैपिडली कम हो रहे हैं, तो वो जैसे ही एडमिट होते हैं तो डॉक्टर्स, जो भी इमरजेंसी के डॉक्टर्स होते हैं, एक बड़ा हल्ला मचाया हुआ होता है हॉस्पिटल के अंदर कि भाई प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, खुदा न ख्वास्ता ये एक डेथ की साइड पर जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप इन्हें ICU में शिफ्ट करवा दें। ठीक है, एक तो हॉस्पिटल्स का एक चक्कर है कि वो अपने पैसे बनाने के लिए भी एक बात कर रहे होते हैं, लेकिन उस फैमिली को, उस पेशेंट को इतना कोई परेशान कर देते हैं कि वो कहता है कि शायद मैं आज ही मर जाऊंगा, और उसकी फैमिली को इतना प्रेशराइज किया जाता है कि भाई हमारे पास नहीं है ये प्लेटलेट्स, आप बाहर से जाकर अरेंज करें। और वो बेचारा पूरा दिन, पूरी रात प्लेटलेट्स के चक्कर में। देखें, प्लेटलेट्स जब बहुत ज़्यादा रैपिडली लो हो रहा होता है तो हमें पूरी पिक्चर देखनी पड़ेगी पेशेंट का। हो सकता है ऐसे पेशेंट्स हों जो हमें डॉक्टर ये भी देख रहे हों कि खून बहुत रैपिडली गाढ़ा भी हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स, हाँ, डेंजर है कि वो डेंगू शॉक में या डेंगू हेमरेज में चले जाएं। ठीक है, तो उन पेशेंट्स को ज़रूर बिल्कुल आप क्रिटिकल केयर में, आप ICUs में बिल्कुल आप दाखिल करेंगे, ऑब्जर्वेशन के लिए बिल्कुल आप दाखिल करेंगे। लेकिन प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करने का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया वो ये है कि अगर ब्लीडिंग हो रही है। अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। ऑब्जर्वेशन की है कि आप उस पेशेंट को हो सकता है घर नहीं भेजेंगे। अगर 15,000 10,000 तक के प्लेटलेट्स आ गए हैं, हम ऑब्वियसली उस पेशेंट को घर नहीं भेजेंगे। ऑब्ज़र्व करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि प्लेटलेट्स कम होती है तो ब्लीडिंग के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। ठीक है, डेंगू के अलावा भी हो सकता है, क्योंकि प्लेटलेट्स हमारे खून को क्लॉट्स बनने में ज़रा हेल्प करता है ताकि ब्लीडिंग ना हो। सो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ती हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन यानी कि आप उसको
पेशेंट को एडमिट करके ऑब्ज़र्व करें। अच्छा, ये जो ब्लीडिंग की आप बात करी, इट्स अ इंटरनल ब्लीडिंग या कोई कट वगैरह लगे या चोट लगे तो उसमें नहीं, वो वाला अगर चीज़ नहीं। यूजुअली डेंगू में अगर हम जिस चीज़ से हमें फ़िक्र होती है डेंगू में, वो डेंगू हेमरेजिक शॉक है। ये डेंगू में हेमरेज होना जो होता है, तो उसमें ये होता है कि ब्लीडिंग ठीक ठाक मैसिव होता है। इट कैन बी उल्टी में यू नो अब नीचे लाइक स्टूल में ब्लड आना, यू नो उस खांसी में बहुत ज़्यादा बलगम के साथ बहुत खून आना, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग जैसे गम्स में होना, that's not normal. massive, हाँ, It's that's not normal. it's okay, right? लेकिन जिसको हम मैसिव हेमरेज कहते हैं या सिग्निफिकेंट हेमरेज कहते हैं, तो उसमें हमें ट्रांसफ्यूजन, प्लेटलेट्स की, ब्लड की, हमें सब और बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं बहुत रैपिडली, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम है, अच्छा बहुत कम है। अच्छा, आजकल जो एक डेंगू के लिए कहा जा रहा है कि ये बड़ा ख़तरनाक पोजीशन पर आ चुका है इस वक्त, और पहले जो वायरस था डेंगू वो डिफरेंट था, इस साल जो डेंगू हुआ है वो और ज़्यादा मज़ीद ख़तरनाक है, तो उसका क्या रीज़न है? ऐसा कोई चीज़ नहीं है एज सच। डेंगू के 4 वायरसेस हैं, डेंगू 1, 2, 3 एंड 4। एक वायरस से अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर मुझे डेंगू 1 हुआ है तो मुझे डेंगू 1 से ज़िंदगी भर के लिए एक इम्यूनिटी आ जाता है, लेकिन डेंगू वायरस 2 या 3 या 4 से बिल्कुल मुझे दोबारा हो सकता है। तो सर्कुलेटिंग वायरसेस चेंज होती रहती हैं। सिवियरिटी ऑफ डेंगू कोई बहुत डिफरेंट नहीं है इस दफ़ा, हमने कोई बहुत डिफरेंट नहीं देखा। हाँ, जो डिफरेंस एक है थोड़ा सा, डेंगू नंबर्स बहुत बढ़ गए हैं और ये बारिशें और इसकी वजह से, तो जो वॉल्यूम ऑफ पेशेंट्स हैं वो हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। सिवियरिटी में एज़ फार एज़ आई नो, सिवियरिटी में कोई बहुत डिफरेंस नहीं आया, लेकिन अगर आप ये सोचें कि अगर वॉल्यूम ऑफ पेशेंट्स बढ़ता है तो फिर सिवियर नंबर्स भी थोड़े और बढ़ेंगे, क्योंकि उतने ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन उसकी शक्ल नहीं बदली है, उसकी बिहेवियर नहीं बदला है डेंगू का, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसको बड़ा एलीट क्लास का मच्छर भी कहा जा रहा है डेंगू को, कि बड़े साफ़ सुथरे पानी पे बैठता है। बिल्कुल, बिल्कुल, और हाँ। ये क्या है, क्या बेसिकली? असल में इसमें फ़र्क सिर्फ ये है डेंगू और, क्योंकि मलेरिया भी जो बहुत पुरानी जानी पहचानी बीमारी है वो भी मच्छरों के ज़रिए फैलती है, लेकिन दोनों जो मच्छर हैं वो अलग हैं। अनोफिलीज़ एंड जो डेंगू का मच्छर है वो बिल्कुल अलग है। प्रॉब्लम सिर्फ इनमें यह है कि डेंगू का जो मच्छर है, एक तो वो बाइटिंग का टाइम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो दिन के वक्त ज़्यादा है, और जहाँ मगरिब और फजर के टाइम मोर एक्टिव कह लें, वो मच्छर बहुत एक्टिव है। और जो मलेरिया का मच्छर है इट्स मोर अ नाइट टाइम बाइटर, यानी कि वो रात के वक्त, तो उसके लिए आपका प्रोटेक्शन, जैसे अगर आप मच्छरदानी वगैरह करें तो वो मलेरिया से आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, डेंगू से थोड़ा सा कम है क्योंकि वो दिन के वक्त है। आप जो कह रही हैं कि ये साफ़ पानी में, बिल्कुल, एंड दैट्स वाई आप जब थोड़ी पहले जब इंट्रोडक्शन कर रही थी, आप ये बात कर रही थी दैट स्प्रेइंग हो रहा है एंड ऑल दैट, विच इज़ ऑल गुड, लेकिन गवर्नमेंट एक हद तक कर सकती है, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें है, क्योंकि हमारे अपने घर के चारों तरफ, हमारे घर के अंदर जो पानी जमा होता है ओवरहेड अंडरग्राउंड टैंक्स में अगर खुले हैं, आपके पौधों प्लांट्स के जो पॉट्स में, आपके एसी के नीचे, वेरेवर देयर, जहाँ पे भी आपको क्लीन फ्रेश वाटर जमा हो रहा है, वो मच्छर के लिए आपके टब्स में, आपके बाल्टी में, घर में जहाँ पे लोग कलेक्ट कर रहे हैं, अगर उसको कवर्ड रखें, चीज़ों को साफ़ रखें। प्लांट्स आप वेज में डालते हैं तो पानी चेंज करते रहें, तो दैट इज़ वेयर द डेंगू का मस्कीटो बैठा होता है। अच्छा, दूसरा ये जो स्प्रेज वगैरह जिस तरह आजकल हो रहे हैं शहर में, तो इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है डेंगू पर? एक हद तक होगा, एक हद तक, क्योंकि जैसे आप कह रही हैं ये तो बाहर की तरफ है और बहुत जल्दी हवा से वो मतलब वो भी हो जाता है। जब तक कि आप उसके जो रहने की जगह हैं, जो कचरा, ऑल ऑफ दीज प्लेसेस, जो डार्क एरियाज़ हैं, उसको आप साफ़ नहीं करेंगे तो सिर्फ स्प्रेइंग अलोन इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ ऑब्वियसली उसमें गवर्नमेंट का भी एक रोल है सफाई का, एंड गार्बेज कलेक्शन का, एंड ऑल दैट, रोड्स में पॉट होल्स हैं, ऑल ऑफ दैट, लेकिन साथ साथ हमें भी अपने घर के अंदर एंड घर के चारों तरफ हमें देखना है एज वेल। सही।
अभी ये फ्लड वाली जो भी सिचुएशन है सबको पता ही है, और वहाँ तो पानी मतलब एक जहरीला पानी बन चुका है। वहाँ पे इतने सारे वायरसेस हैं, स्किन डिजीज़ेस भी हो गई हैं, मलेरिया भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ डेंगू का क्या रोल है? बहुत है, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो आप बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड हैं, जो भी हमारे डिस्प्लेस्ड जो लोग हैं, जो फ्लड एरिया से हैं, टेंट्स में हैं, ओपन एयर में हैं, वहाँ पे मलेरिया से और डेंगू दोनों से देयर इज़ नो प्रोटेक्शन। बट मेरा ये सवाल है कि वहाँ पे पानी साफ़ नहीं है इस वक्त, तो वहाँ पे डेंगू कैसे हो सकता है? हो सकता है, ऐसा नहीं कि डेंगू उस पानी में नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल हो सकता है। इट्स जस्ट दैट इट प्रिफर्स द मस्कीटो जो है, इट प्रिफर्स यू नो द क्लीन फ्रेश वाटर, दैट द डार्क प्लेस जो कवर्ड है, यू नो वहाँ पे वो मच्छर जो है इट थ्राइव्स। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं हो सकता है, ठीक, बिल्कुल हो सकता है। एंड ऑब्वियसली उनका तो कोई प्रोटेक्शन, देयर इज़ नथिंग, यू नो अनलेस यू नो वहाँ पे मच्छरदानियाँ हों, ऐसे चीज़ें हम करें, जो भी पानी वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं पीने के लिए वो कवर्ड हों, यू नो। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये एक बहुत मुश्किल टाइम है एक्चुअली। आपने विज़िट किया था फ्लड एरियाज़ को? जी बिल्कुल, हमने फ्रॉम NICVD एज़ वेल हमने कैंप्स की थी और हो भी रही हैं कंटिन्यूसली ये कैंप्स, और बहुत से इदारे कर रहे हैं। आई थिंक दे लाइक बहुत काम हो रहा है जो बहुत से लोग कर रहे हैं कैंप्स में जाकर, हेल्थ कैंप्स में इन पेशेंट्स इन लोगों के लिए। इशू सिर्फ ये है कि हमें कोऑर्डिनेशन की और ज़रूरत है कि हम सब कोऑर्डिनेट करें इस एफ़र्ट में। दूसरी चीज़ ये है कि वो पहले से ही बहुत यू नो मेल न्यूट्रिशन जैसे आप बोल रहे हैं, ये सब कुछ तो पहले से भी था उनमें, और उसके ऊपर दिस हैज़ हैपेंड, यू नो। तो फॉर देम इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। आप यू नो बच्चों को देख लें, उनमें मेल न्यूट्रिशन, वुमेन को देख लें, उनमें वैसे ही वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जिसको आप कहेंगे ना, उनमें बहुत ही कम हेल्थ अवेयरनेस है, हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है, तो वो वैसे भी थे इन अ बैड सिचुएशन, एंड दिस ऑब्वियसली हैज़ वर्सनड इट मच मच मोर। सही। तो इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेंगू भी फैल चुका है, और गैस्ट्रो के भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गए, डायरिया के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, मलेरिया के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। सो अब ये जितनी भी फैमिलीज़ हैं, जितने भी बच्चे हैं, इनके लिए केयर और क्योर क्या है? कोई आसान आंसर आई थिंक नहीं है ऑब्वियसली। ये इसमें बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, जैसे मैं कह रही थी कि दैट जो इंडिविजुअल एफर्ट्स तो बहुत लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी एक हद तक कर रहा है, और लोग भी बहुत कर रहे हैं इंडिविजुअली। आप यूनिवर्सिटीज़ देख लें, NGOs देख लें, आप पर्सनल लेवल पे लोग कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, जैसे आवर हॉस्पिटल एज़ वेल, सोसाइटीज़, द मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी सोसाइटी एंड इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी कोऑर्डिनेटेड ठीक है, ताकि बिकॉज़ और हमारी पहुंच उन जगहों पे नहीं है बहुत जहाँ पे हो सकता है नीड ज़्यादा हो, क्योंकि हम एक हद तक पहुंच पा रहे हैं, वहाँ तक हमारी पहुंच नहीं है। तो उसके लिए, जैसे अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि पाकिस्तान एक चीज़ से निकल के आया है, पूरी तरह से निकला तो नहीं है, लेकिन कोविड पूरी दुनिया में पैंडमिक, लेकिन जितना वेल मैनेज्ड कोविड था in our opinion पाकिस्तान में, it was very well managed. Yes, it was. We need that kind of a coordinated effort at this time. मेरा ख्याल है कि डेंगू के लिए भी वही सारे एफर्ट्स करने चाहिए, और मलेरिया के लिए भी। all medical and ऐसे outbreak situations में हमें उस तरह की कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। चलें, दैट्स वेरी गुड। बातों को कंटिन्यू करते हुए ब्रेक का भी वक्त हो गया है जी। व्यूअर्स, वक्त है ब्रेक जो कारण हो जो जल्दी वापस आ जाए। वेलकम बैक व्यूअर्स, बेदान साहब हाजिर आई हूँ इमा
शोभी भाई खींचा वहाँ पे तो शोभी भाई म्यूज़िक शोभी भाई चौथे मेरी ये दफ़े सो कैसा है शोभी भाई? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम किरण, मेरी बहन ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है। और ये है कि आपको पता है एक और जॉब भी है, तो वो कंटिन्यू थी, वहीं फंसा हुआ था। बड़ी हाथ जोड़ हदबंदी माफ़ी मांग के उनसे वापस यहाँ आया हूँ। यहाँ से फिर वापस वहीं जाऊँगा। ओहो तो ये भी अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह, क्योंकि अच्छी बात है। जो वक्त हैं, जो हालात हैं हमारे भी और मुल्क की भी, उसमें अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको रोज़ी रोज़गार फराहम कर रहा है तो ये उसका बहुत बड़ा करम है, शुक्र है मालिक का। ये है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है आप माशाल्लाह बताइए। से। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बस ये था कि दोबारा से रूटीन में आने की कोशिश कर रहे हैं, सही बात है। तो इंशाल्लाह लोग ज़रूर तो आपसे कुछ ना कुछ किरण, सुनेंगे। लोग तो अभी तक वैसे ही परेशान हैं, वैसे ही सब जब देखते हैं तो वाकई में दिल भर आता है। लेकिन फिर वही बात है कि मुतमईन इसलिए हो जाते हैं कि अल्लाह की ज़ात हमेशा से हमारे साथ है, अपने बंदों के साथ है। और इसमें कोई शक नहीं कि वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत रखता है अपनी तख्लीकी, अपने बंदों से, अपने लोगों से। तो यही एक उम्मीद है जिससे हमें फिर दोबारा एक ज़िंदगी, एक जीने का आसरा मिल जाता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐं व्यूअर्स तव्हां बि जेको आहे असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था, लाइव कॉल करे सघो था, कोई सवाल जेकॾहिं डॉक्टर साहिब सां करणु चाहियो त उहो बि करे सघो था। अरे वाह, कॉल बि अची वई असां वटि। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कीअं आहियो? बिल्कुलु ठीकु ठाक। केरु पियो ॻाल्हाए? कमर साहब। जी किंज़ा, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? मां बिल्कुलु ठीकु ठाक। जी किंज़ा, छा चवणु चाहींदा? शो हली रहियो आहे। हा हा हा। ऐं आप गेस्ट कहिड़ो अथव? डॉक्टर आहिनि। डॉक्टर? जी डॉक्टर आहिनि? जी जी डॉक्टर आहे। आप कोई सवाल करणु चाहींदव डेंगी जे हवाले सां, मलेरिया जे हवाले सां डॉक्टर साहिबा सां? अॼुकल्ह ॾाढी नीरा कहने वाला बच्चो ॿुधाए माण्हू तमामु बीमार थी रहिया आहिनि। तव्हांजी आवाज़ मूंखे सही तरह सम्झ में नथी अचे, छा था चओ? अॼुकल्ह मलेरिया घणी थी वई आहे न, उहे वधा ताज़ा मलेरिया एॾी निकिरे माण्हू खे। हेलो जी 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 ॿुधां पई। मलेरिया घणी थी वई आहे न, अॼुकल्ह मींहं जी बरसाति थिए त मलेरिया घणी थी वई आहे। हा हा छाजे करे थींदी आहे डॉक्टर, इहो सवाल आहे। ठीक है पूछूंस था। थैंक यू किंज़ा, अपना ख्याल रखजो, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, किंज़ा का ये सवाल था कि डॉक्टर साहबा से पूछें कि ये मलेरिया बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसका रीज़न क्या है? ये हम वैसे तो हर साल एक पर्टिकुलर सीज़न में हम ज़्यादा देखते हैं, ये हर साल की बात है, क्योंकि वो जिस मौसम में बारिश के बाद जब वो बिल्कुल परफेक्ट वार्म वेदर बारिश के साथ जो मौसम आता है, ऑब्वियसली जिन सालों में बारिश ज़्यादा होता है फिर हम फिर उसमें ज़्यादा भी मलेरिया देखते हैं। और अगर मलेरिया के रहने जो मच्छर के रहने की जगह अगर हम साफ़ नहीं रखेंगे तो अगैन विल सी इट। सो ये टाइम पे हम नॉर्मली हर साल देखते हैं, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा क्योंकि बारिश की वजह से, फ्लडिंग की वजह से, जो सिचुएशन है उसकी वजह से वी आर सीइंग। सही। अच्छा, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट्री कहीं देखी थी और उसमें कुछ डॉक्टर्स थे, उनका कहना ये था कि बेसिकली जो डेंगी हमारे पास है इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब एक ख़तरनाक सिचुएशन करार दी गई है। वैसे ये बाहर के मुल्कों में अगर देखा जाए तो इट्स नॉर्मल इन्फेक्शन, नॉर्मल वायरस। नहीं, डेंगू का वायरस है। ये दुनिया भर में यही 4 वायरसेस हैं जो डेंगू कॉज करते हैं, कोई और वायरस नहीं है। हमारे यहाँ पे और जहाँ जहाँ पे आउटब्रेक्स होती हैं, आप हमेशा याद रखें कि दैट अगर कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी चीज़ कम नंबर में हो तो उस पर काबू हासिल करना आसान है, लेकिन जब भी आपकी वॉल्यूम बढ़ जाए और आपका हेल्थ सिस्टम भी इतना स्ट्रॉन्ग ना हो उसको सर्व करने के लिए, तो आप हमेशा आपके लिए वो मसला बहुत बड़ा बन जाता है। वायरस कोई फ़र्क नहीं है, ये डिज़ीज़ कोई फ़र्क नहीं है, जो यहाँ है वो हर जगह पे है, लेकिन आप आउटब्रेक सिचुएशन में हैं इस वक्त, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, हमारा हेल्थ सिस्टम इतना उस पे कोप नहीं कर पाता है, एक लैक ऑफ नॉलेज है लोगों में काफ़ी हद तक, जैसे मैं कहूँगी, एंड टू सम एक्सटेंट
हमारे कुछ डॉक्टर्स में भी है कि यही जो कंसर्न, प्लेटलेट्स की फ़िक्र, इसका डर, मल्टीपल टेस्ट्स, दवाइयाँ का इस्तेमाल जैसे डेंगू और जो इन बीमारियों में जो वायरल बीमारियां हैं जो आप बार बार पूछ रही थी, इनमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जो बिल्कुल कोई रोल नहीं है लेकिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। जैसे कोविड के ज़माने में कोविड में एंटीबायोटिक्स दी जाती थी, कोई रोल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये सब चीज़ें मिला के हमारे लिए थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन ये वायरस डिफरेंट नहीं है, इट्स द सेम। लेकिन एंटीबायोटिक के बगैर बुखार उतर भी नहीं रहा, या ये हमारी बॉडी उस चीज़ को मतलब इतना ऑब्ज़र्व कर चुकी है और हम आदी हो चुके हैं उस चीज़ के? देखिए, दिस इज़ मैं किस व्हाट्स एन ईजी वे टू एक्सप्लेन इट। एंटीबायोटिक्स जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पे काम करते हैं, दैट्स इट। वो बैक्टीरिया के अलावा एंटीबायोटिक्स ना प्रोटोजोआ जो मलेरिया के जो जरासीम या ऑर्गेनिज्म आप कह लें, वायरसेस। बाइट भी तो बैक्टीरिया ही है। नहीं, मस्कीटो बाइट तो मस्कीटो बाइट है, और उसके अंदर हमारे ब्लड के अंदर जो बैक्टीरिया जो बनते हैं नहीं, क्या? हम सब के जिस्म में बैक्टीरिया है और वो अच्छा बैक्टीरिया है, वो हमें उसकी सख्त ज़रूरत है उस बैक्टीरिया की, क्योंकि वो वायरसेस से लड़ते हैं, वो हर चीज़ से लड़ते हैं, हमारे हर मेटाबॉलिज्म के लिए हमारे इम्पॉर्टेंट है। हमने देखा है कि जब बहुत एंटीबायोटिक यूज़ से हमारा हम जिसको माइक्रोबायोम कहते हैं, यानी कि हमारी अपनी जो जरासीम को अगर हम तब्दील कर लेते हैं तो उससे बहुत नुकसानात हैं हेल्थ में। तो एंटीबायोटिक्स का जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के लिए है, वायरसेस में इनका कोई काम नहीं है। सो डेंगू में, वायरल इन्फेक्शंस में, इन्फ्लुएंजा में, इन सब में, कोविड में, देयर इज़ नो रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स एट ऑल, एट ऑल। लेकिन फिर भी हम लोग खाते हैं, फिर भी हम खाते और उसके बहुत बड़ा नुकसान है। हम कहते हैं कि जब तक हम एंटीबायोटिक नहीं लेंगे हमारा बुखार नहीं खत्म होगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, अगर एक और मैसेज जो मैं थोड़ा से ये मौका मिला है कहने को, कि एंटीबायोटिक्स के बहुत सख्त नुकसान ये है कि जो जरासीम है, जो बैक्टीरिया हैं, वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे और हो गए हैं। यानी कि अगर आप टाइफॉइड एक बीमारी को ले लें, अब टाइफॉइड उस लेवल तक हमारे पास आ गया है रेजिस्टेंट कि सिर्फ चंद दवाइयाँ हैं जो रह गई हैं जिससे हम टाइफॉइड को ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंट हो गया है। और टाइफॉइड एक बहुत ख़तरनाक और जानलेवा बीमारी है। तो हमने जिस चीज़ के लिए सेफ़ रखना था दवाइयों को, हमने बहुत सी दूसरी चीज़ों में जिनके उसका कोई यूज़ नहीं है, हमने एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया है। और जब हमें उन बीमारियों के लिए चाहिए होता है जिसमें सही मानों में हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, वो रेजिस्टेंस इतनी सिग्निफिकेंट है कि वो इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो और उसमें फिर इट इज़ वेरी डेंजरस। सही। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, केर पे गला है? हेलो, मुझे ख्याल में तहाँ वट मुझे आवाज़ न पे आई। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग कुछ देसी टोटके भी करते हैं इन चीज़ों के लिए, विच इज़ गुड, और इट डिपेंड्स, सम ऑफ देम आर गुड। अगर आप वायरल इन्फेक्शन जैसे नज़ला ज़ुकाम जब होता है, वायरसेस होती हैं, तो जो हमारे देसी टोटके जैसे आप कह रही बिल्कुल काम आते हैं। आप हनी को ले लें, इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा, मैंने पहले ही डॉक्टर देखी हैं जो कहती हैं कि हाँ जी आप देसी ले सकते हैं, आप कर सकते हैं, सीरियसली। वरना तो डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं आप मेडिसिन लें, आप एंटीबायोटिक्स खाएं, आप ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, इनमें बहुत रोल है। सो थ्रोट में जैसे हो जाता है, जैसे आप वायरल इन्फेक्शंस के लिए जहाँ पे आपकी कोई और दवाई नहीं है सिवाय फीवर को कम करने के लिए जो दवाइयाँ पैरासिटामोल जैसे आप इस्तेमाल करते हैं, उनके अलावा आपके पास जब और कोई चीज़ नहीं है वायरसेस के लिए, तो उसमें जैसे जिस्म में मतलब गले की खराश, नज़ला ज़ुकाम, उसके लिए जो स्टीम है आप हनी के साथ, ये जो लौंग के साथ, ये सब बिल्कुल, व्हाई नॉट। ओके, दैट्स गुड। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप हमारी ऑडियंस को एक मशवरा ज़रूर दें कि हम थोड़ा भी सर में दर्द होता है, वी गो फॉर पॉन्स्टन फोर्ट, थोड़ा सा भी बुखार होगा
पैनाडोल का पत्ता ख़त्म कर देंगे हम लोग पूरे घर के अंदर। तो ये थोड़ा सा आप बताइए कि ये ठीक है या नहीं। मतलब इतना आदी हो चुके हैं हम इन 2 मेडिसिन के कि अगर ये मेडिसिन ना हो ना तो घर पे शोर शराबा शुरू हो जाता है कि भाई दवाई क्यों नहीं है और क्यों नहीं खा रहे हो ये 2 दवाइयाँ। सेल्फ मेडिकेशन, आई मीन टू से। हाँ, सेल्फ मेडिकेशन एक बिल्कुल एक अलग चीज़ है। बिल्कुल मैं बिल्कुल आपसे 100% एग्री करती हूँ कि हम बहुत सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। हम बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो हमें करनी नहीं चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम आप किसी को कह नहीं सकते हैं कि वो दर्द में रहें और दवाई ना लें। तो प्रॉपर दवाई, अपने प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन और एक हद तक आप बिल्कुल ले सकें। अगर आपको ये दर्द बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, आप अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो आपको गाइड करें कि हो सकता है कोई बेहतर दवाई हो आपके लिए जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्फ़ मेडिकेशन में अगेन मैं फिर वापस ले आऊँगी, हम सेल्फ़ मेडिकेट एंटीबायोटिक से भी बहुत करते हैं। बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर हम उठा के एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करते हैं। गला ख़राब है, आप ले लो 1 दिन का। डायरिया है, अब मैं नॉर्मली किसी ट्रेड नेम को इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगी लेकिन क्योंकि इतना पॉपुलर है, जैसे फ्लैजल है, ये एक एंटीबायोटिक है। बहुत खाते हैं लोग। और बिल्कुल आपको डायरिया होगा और कहेंगे जी आप ले लो। इट्स नॉट एन एंटी डायरियल, आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा हैवी है। बहुत। और ये उसकी बहुत अच्छी दवाई है, उसकी एक जगह है, उसको इस्तेमाल करने का एक टाइम है उसका। इट्स अ वेरी वेरी गुड ड्रग। लेकिन मेट्रोनाइडाज़ोल जो उसकी जेनेरिक टर्म है, मेट्रोनाइडाज़ोल जो है वो एक बहुत अच्छी दवाई है। इट्स अ गुड मेडिसिन। उसके लिए उसकी अपनी इंडिकेशंस हैं, लेकिन वो एक एंटी डायरियल नहीं है, यू नो। सो हम सेल्फ मेडिकेशन को बिल्कुल आप वी नीड टू कटेल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके, कॉल ड्रॉप थी हुई जी। शुरू भाई। किरण, मैं कह रहा था जो मेरे गले का इस वक्त हाल है, और मैं भी अपनी तरफ से बहुत सारी दवाएं खा के आ गया हूँ। नहीं, मैं कहती हूँ कि मेल्स तो है ना ये शिकायत ना करें। इसका एक रीज़न है, क्योंकि दे यूज टू स्मोक। अच्छा, हाँ, अगर ये क्या बात हो गई? नहीं नहीं, ये मैंने एक बहुत अच्छी बात बोली है। मैं कहती हूँ ये शिकायत ना करें मर्द। तो अब ख़राब हो गया, ठीक भी तो होना चाहिए ना, भले नहीं तो आप खुद खराब कर रहे हैं ना। आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, ऑब्वियसली स्मोकिंग एट एनी पॉइंट आप किसी डॉक्टर से कहेंगे तो वो आपको हमेशा ये एडवाइस ज़रूर देंगे कि स्मोकिंग इज़ नॉट गुड। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको साइनसाइटिस है या कोई चीज़ है जिसकी वजह से आपका गला बार बार ख़राब हो रहा है, तो उसके लिए आपको दिखानी चाहिए। यू नीड टू शो अ डॉक्टर। बहुत ज़्यादा रहने लगा है, कम कर दे। तो उसके लिए आपको दिखाना चाहिए। हम लाइव हैं, कॉल कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, केर पियो ॻाल्हाए भा? बुरान जागीरानी। जी, छा चवणु चाहींदव? असां चवणु चाहींदासीं डॉक्टर साहब खां पुछा कयो त इहो पेट में सूर ऐं मथे में सूर ऐं अखियुनि मां ॻोड़ा जे मलेरिया जे दौरान छो था अचनि? अच्छा, सही आहे, ठीकु आहे, थैंक यू। मत्थे में सूर। इनका सवाल ये था कि मलेरिया जब होता है तो पेट में दर्द, सर में दर्द और आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं, ये क्यों? ये सब जो सर में दर्द, आंखों में आंसू, इसलिए यूजुअली कभी कभार बुखार की वजह से ज़्यादा हो जाता है, वो हो जाता है, टेम्परेचर की वजह से हो जाता है। लेकिन ये तो बीमारी के सिम्टम्स हैं, ये बीमारी की अलामात हैं। और बहुत से दूसरी बीमारियों के भी अलामात इन्हीं जैसे हैं। आप द थिंग इज़ के आप डेंगू या मलेरिया या इन बीमारियों को आप अलग सिर्फ टेस्टों पे कर सकते हैं। एक शक व शुबा बिल्कुल हम कर सकते हैं पेशेंट से बात करके कि ये अलामात लग रही हैं कि ये मलेरिया है या ये अलामात डेंगू के हैं या दिस इज़ टाइफॉइड और दिस इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा। लेकिन टेस्ट के बगैर आप उसको कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन ये सिम्टम्स हैं, ये सब सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स हैं। यहाँ पे एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मादी अहमद राजवाचारी सरदारपुर मोटो ॻाल्हायां। जी जी, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? तबियत ठीकु आहे तव्हांजी? जी ख़ैर, मौला जा लख सन। तव्हां ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीकु ठाक। तव्हां इलाही टाइम खां पोइ कॉल कई आहे ऐं इनफैक्ट मां पंहिंजे हिकिड़े शो में तव्हांजे लाइ चयो बि हुयो त तव्हां पंहिंजी ख़ैर ख़ैरियत लाइ असांखे ॿुधायो त तव्हां आहियो कीअं? अॼु मां हैदराबाद आहियां, थोरो तबियत में वधो न आहे। दुआ कर मुंहिंजी भेण जी आहे, दुआ लॻंदियूं आहिनि। अल्लाह अल्लाह साईं तव्हांखे सिहत हयाती अता करे। छा थियो आहे तव्हांजी तबियत खे? अॼु मां बाईपास जो मरीज़ आहियां, उनजे करे हुते शहदादपुर रहंदुमि न, जॾहिं शहदादपुर हुते हमलो थी वियो। ओहो,
अभी सगाली मलेरिया वाली डॉक्टर। जी 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 ॻाल्हायो, आपसे बात करेंगे। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब पहले दौर में हम जब छोटे होते थे जी जी तो मलेरिया का एक प्रोग्राम चलता था और उनके आने से पहले ही वो फुहारा करवा लेते थे मच्छरों का। उसके बाद वो हर आदमी को 2-2 तीन रेसोटिन की खिलाती थी। मैं पूरी तरीके से समझ नहीं पाई। हुकूमत ये इंतजाम कर कितना फायदा होगा। कहिड़ी मेडिसिन जी ॻाल्हि था कयो भाउ तव्हां? जी मेडिसिन जी ॻाल्हि था कयो? भाई अम्मा मलेरिया जी मलेरिया जी दवा खाईंदा हुआसीं? मलेरिया जी जो ॻाल्हि कयां था कि दौर में असांजे दौर में जॾहिं नंढा हूंदा त मुंहिंजी उमिरि 65 साल आहे। सही। मलेरिया जो फुहारो वरंदा उन्हीं के बाद में पर गोलियूं रेसोटिन जी ॾींदा। अच्छा त माण्हू एतिरी मुसीबत में न पवंदो। अच्छा अच्छा ठीकु। उहे दवाऊं काॾे वयूं, उहे सहूलियतूं काॾे वयूं थी। मतलब वो इंजेक्शंस लगंदियूं हुयूं उनजे पोइ दवाऊं खाईंदा हुआ? हा अच्छा ठीक है मां पुछांसि थी डॉक्टर साहिबा खां, तव्हांखे तव्हांजे सवाल जो जवाब मिले तो। वॾी महिरबानी, पंहिंजो ख्याल रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़। इनका ये कहना है कि अभी माशाल्लाह इनकी एज 70+। बिल्कुल लग रहा है। हाँ। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमारा वक्त था तो उस टाइम पे इंजेक्शंस लगती थी मलेरिया के लिए, 2 मेडिसिन खिलाई जाती थी और उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाते थे। फिर तो वायरस का नाम ही नहीं होता था, मतलब 2-3 साल तो आराम से गुजर जाते हैं। अब वो मेडिसिन कहाँ हैं, वो वैक्सीन कहाँ हैं? मलेरिया के लिए तो वैक्सीन कभी भी नहीं था। मलेरिया के वैक्सीन के लिए बहुत फ़िलहाल एक मतलब रिसर्च में है, लेकिन मलेरिया की वैक्सीन तो कभी नहीं था। पहले हम बहुत सी दवाइयाँ दिया करते थे जो अब फ़िलहाल, जैसे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कह रहे हैं ना, तो मलेरिया में भी रेजिस्टेंस, मलेरिया के जरासीम में भी रेजिस्टेंस आ रहे हैं। तो बहुत सी कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम पहले इस्तेमाल कर सकते थे और अब हमें थोड़ी सी एहतियात के साथ काम करना पड़ता है। लेकिन मलेरिया बिल्कुल क्योरेबल है, उसकी दवाइयाँ बहुत सेट हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। आप सही टाइम पे लेंगे, सही मशवरे के साथ लेंगे तो मलेरिया उसमें बिल्कुल काबू किया जा सकता है। सही। हाँ। जैसे मतलब कोविड का वक्त था, फिर वैक्सीन्स आई, हमने वैक्सीन्स लगवा ली, फिर बूस्टर्स आए, बूस्टर्स लगवाए। बिल्कुल। तो क्या अब डेंगू, मलेरिया, इन चीज़ों के लिए कुछ इस तरह की वैक्सीन्स नहीं आ सकती? बिल्कुल। मलेरिया की वैक्सीन, जैसे मैंने कहा है कि इसके लिए तो काफ़ी सालों से रिसर्च है और चल रही है कि मलेरिया की एक इफ़ेक्टिव वैक्सीन हमें मिले। डेंगू का एक वैक्सीन अवेलेबल है कुछ मुल्कों में, उसकी कुछ अपनी इश्यूज़ हैं उस वैक्सीन के लिए, लेकिन वो बिल्कुल अवेलेबल डेंगू का एक है वैक्सीन। लेकिन हर जरासीम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो उसके लिए वैक्सीन बनाना कुछ चीज़ों के लिए आसान है, कुछ चीज़ों के लिए बहुत मुश्किल है। तो इट डिपेंड्स, वरना फिर तो अगर बीमारी का लिए हमें वैक्सीन मिल जाए, इससे तो बेहतर कुछ भी नहीं है कि ना बीमारी हो ही ना तो हमें दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। और तव्हांजी कॉल ड्रॉप थी वई, तव्हां असांखे ॿीहर कॉल करे सघो था। डॉक्टर साहिबा, शोभी भाई भी हमारे साथ ही हैं, इनफैक्ट आपने सुना भी है पहले। जी बिल्कुल सुना है जी, बहुत खूबसूरत आवाज़ है माशाल्लाह। तो क्या सुना है आपकी कोई फरमाइश? नहीं, व्हाटएवर। शोभी भाई क्या सुना रहे हैं फिर आप? किरण, बड़ा अच्छा मैसेज सॉन्ग है। कल भी मैंने उन्हीं का ही गाना गाया था, आज भी उन्हीं का ही गाना गा रहा हूँ। तो बाकी मेरा गला आप वादा करें ठीक करवा देंगे आज। बिल्कुल, आप भी एक वादा करें फिर। मुश्किल है। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, फिर जुड़ ना पाया। लूटा लूटा उसको किसने ऐसे लूटा, फिर उड़ ना पाया। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, फिर जुड़ ना पाया। लूटा लूटा उसको किसने ऐसे लूटा,
फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आके गिरा जमीन पर, आंखों में फिर भी बादल ही थे, कहता रहा मगर अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, जो भी हो कल फिर आएगा। जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। खो के अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा, खो के अपने पर ही तो, खो के अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा। दर को अपने साथ ही ले काम आएगा। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। जो भी हो कल फिर आएगा, जो भी हो कल फिर आएगा। सही बात है, अल्लाह के बंदे हंस दे। हाँ, उम्मीद है जो भी हो कल फिर आएगा। करेंगे। बहुत ज़बरदस्त, अच्छी बात है ये तो। कैसा लगा आपको सॉन्ग? खूबसूरत, बहुत मैसेज भी है, आवाज़ भी। तो ये डॉक्टर्स अक्सर कोई सर्जरी से पहले या कोई ऐसा सीरियस केस होता है उसे स्टडी करने से पहले थोड़ा सा म्यूज़िक वगैरह एंजॉय करते हैं। इज़ इट ट्रू? बिल्कुल, लेकिन सब इंसान हैं, सबके अपने शौक़ हैं जो बाकी, एंड आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छे डॉक्टर होने के लिए भी एक अपनी, आप अगर ख़ुद हेल्दी इन माइंड बॉडी एंड सोल होंगे तो आप उतना ही बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। सही। तो आपने कभी इस तरह म्यूज़िक एंजॉय किया कभी? म्यूज़िक मेरे लिए जो चीज़ है वो, मैं किताबें बहुत पढ़ती हूँ, तो फिर वो जब वो रिलैक्स करने का टाइम होता है या अपना टाइम मिलता है बच्चों से या काम से, तो बस देन बुक्स पढ़ती हैं। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। ये बुक्स जो है बहुत ज़रूरी होते हैं पढ़ने, और मैं कहती हूँ कि हर इंसान को पढ़ने भी चाहिए। ज़्यादातर आजकल वो एक ट्रेंड निकल चुका है बुक्स वगैरह पढ़ने का, वरना तो पहले जब ट्रैवल करते थे लोग, ट्रेन्स में होते थे, बसेस में होते थे, चाहे वो एरोप्लेन्स में ही क्यों ना, बुक्स पढ़ा करते थे। लेकिन आजकल वो ट्रेंड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बस हेडफोन्स है और मोबाइल हाथ में है और कुछ भी नहीं है। चलिए बातों को कंटिन्यू करते हैं। जी व्यूअर्स, वक्त है ब्रेक, जो जल्दी वापस आ जाओ। वेलकम बैक व्यूअर्स। आई थैंक यू शुभी भाई, बैक टू पवेलियन। अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद ही म्यूज़िक सुना मैंने। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अभी फ्लड के हवाले से आप लोगों ने कहाँ कहाँ काम किया है? काफ़ी जगहों पे किया है एक्चुअली। NICVD का थोड़ा सा अगर हम ये कहें कि दैट जो एक आसानी आप कह लें, क्योंकि NICVD के बहुत सैटेलाइट सेंटर्स हैं जो पूरे सिंध में मुख्तलिफ़ जगहों पे, सक्खर पे हैं, टंडो मोहम्मद खान TMK में है, लाड़काना में है, हैदराबाद में है, मिठी में है, मतलब बहुत सारे सेंटर्स हैं, और बिल्कुल सक्खर में भी। तो वहाँ से भी टीम्स ने जाकर जो फ्लड इफ़ेक्टेड एरियाज़ में कैंप्स किए हैं। आई कांट इवन, मैं नंबर्स भी मैं हो सकता है गिनवा ना सकूँ आपको कि कितने कैंप्स अभी मतलब हुए हैं। हम भी गए हैं यहाँ से 7 तक
अच्छा। कैंप के लिए गए हैं, तट्टा गए हैं। तो काफ़ी सारे कैंप्स जो हैं सेट Still हुए हैं लगे हुए हैं अभी अभी भी? एक्चुअली ये डे कैंप्स होती हैं क्योंकि ओवरनाइट फैसिलिटी तो क्योंकि हम वही टेंट्स के नीचे और इन सब जगहों पे काम कर रहे होते हैं। तो डे फैसिलिटी है, वहाँ जाकर पेशेंट्स को फिर वो आते हैं, उनको देखकर जो दवाइयाँ साथ लेके जाते हैं, जो दवाइयाँ उनको ज़रूरत है। अगर इमरजेंसी हो गई रात में फिर कोई फिर डॉक्टर उनको ट्रांसपोर्ट उनको बताया जाएगा कि वो फिर हॉस्पिटल्स जाएं, बिकॉज़ कैंप्स में इतना हमारे पास फैसिलिटी नहीं होगी कि हम प्योर इमरजेंसीज़ को उस लेवल तक देख सकें। लेकिन हमने कुछ इमरजेंसीज़ ऐसे भी हुए हैं जिनको डायग्नोज भी हैं, कुछ ऐसे कैंप्स जो हमने किए हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी भी अवेलेबल थी। तो बहुत कुछ इन केसेस जो थे जो उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया हॉस्पिटल्स फिर एम्बुलेंस के ज़रिए। तो वो एम्बुलेंसेस भी NICVD की थी? नहीं, वो एम्बुलेंसेस तो बुलवा कर उनको ट्रांसपोर्ट कर दिए गए हैं। लेकिन जो फर्स्ट जो आपको प्राइमरी केयर जो है वो उसके लिए ये कैंप्स लग रही हैं मेनली। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था उस टाइम पर कि फ़र्स्ट एड भी मिलना मुश्किल था। जी बिल्कुल। और मतलब मेडिकल कैंप्स नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं थे, एम्बुलेंसेस नहीं थी जी कि बिल्कुल। कितने लोगों की जानें चली गईं उस वक्त। लेकिन अल्लाह से दुआ है कि अब जो भी इफ़ेक्टिव्स हैं इंशाल्लाह एक तो अपने घरों की तरफ जाना स्टार्ट हो गए और सेहत और ज़िंदगी अल्लाह उनको अता करे। आमीन। बहुत आमीन। ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा, इन दिनों में स्किन डिजीज़ बहुत हुई, वो एक इन्फेक्शियस था, क्या था, मतलब थोड़ा सा गाइड करेंगे आप हमें? इट डिपेंड्स। अगर थोड़े फ्लड विक्टिम्स के बारे में बात कर लें तो कुछ इन्फेक्शंस बिल्कुल, क्योंकि पानी में जो गंदा माहौल में मिट्टी में उनके और बहुत ज़ख्में भी थी जो उनको चोट लगी हैं, तो वो भी इन्फेक्ट होना, ये सब कुछ देखा है। और इसके भी बहुत नंबर्स थी और इनका भी इनके साथ एंटीबायोटिक्स का या फंगल इन्फेक्शंस का, बिकॉज़ पानी में सोख रह कर और जो इन्वायरमेंटल जो मतलब जो क्लेanलीनेस नहीं है उसकी वजह से तो काफ़ी सारे फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस स्किन के बिल्कुल हुए हैं, ज़ख़म हुए हैं, वो भी इन्फेक्ट हुए हैं। तो वो तो इट्स एक्सपेक्टेड। आप बाकी स्किन डिजीज़ के बारे में कह रहे हैं जैसे एक्जिमा होता है या ड्राई स्किन होता है इस वेदर में या वो कुछ, तो वो भी हम बहुत हमने देखा भी है, उन कैंप्स में भी देखा है और वैसे भी आप इन जनरल पॉपुलेशन में कुछ वेदर्स में कुछ ज़्यादा होती हैं ये दीज काइंड्स ऑफ स्किन डिजीज़। लेकिन इनका जो ताल्लुक़ है ये इन्फेक्शन से नहीं है। अच्छा। फिर ये जो है फिर आपके डर्मेटोलॉजी के अंडर पड़ता है, जो स्किन के जो प्योर डॉक्टर्स हैं एंड जो हमारे यहाँ बहुत अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं पाकिस्तान में, तो ये फिर उनके शोबे में ये स्किन डिजीज़ पड़ती हैं। एक्जिमा भी उसी में आ जाता बिल्कुल है? बिल्कुल, एक्जिमा एंड ऑल ऑफ दीज। अच्छा, वैसे और इस वेदर में कौन कौन से ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो हो सकते हैं? बहुत सारे, ऑब्वियसली हमने बात कर लिया डेंगू मलेरिया की, वायरल इन्फेक्शंस हैं जो नॉर्मल वायरसेस होती हैं। कोविड हमारे साथ अभी तक नहीं छोड़ा है कोविड ने, तो कोविड भी हो रहा है ऑल्सो, ऑल्दो उस रेट में नहीं हो रहा है लेकिन कोविड है। ये तो वायरल मोस्टली हैं, वायरल इन्फेक्शंस मलेरिया के अलावा। हम अब विंटर मंथ्स की तरफ थोड़ा शुरू होंगे तो फिर इन्फ्लुएंज़ा के सीज़न आ जाएगा, तो वो भी एक वेरी इंपॉर्टेंट वायरल इन्फेक्शन है जो होता है और उसमें अमवात भी बहुत होते हैं। अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप है, जैसे ओल्डर एज ग्रुप है, प्रेग्नेंट वेमेन है या जिनको कार्डियोवैस्कुलर हार्ट का प्रॉब्लम हो, शुगर के मरीज़ हैं उनको, तो ये तो वायरल इन्फेक्शंस जो कॉमन हैं ये होते हैं। फिर बैक्टीरियल में हमारे लिए जो आप जब पहले भी बात कर रही थी, जो डायरियल इलनेसेस हैं, जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, ये सब उसमें बैक्टीरियल भी है, उसमें वायरल भी है। टाइफॉइड हमारे लिए एक बहुत मुश्किल चीज़ हो गया है, ये भी ज़्यादा फैलना स्टार्ट। टाइफॉइड इज़ वेरी और इसलिए हमारे लिए मुश्किल और हो गया है कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसके इलाज करने का जो, क्योंकि मेजॉरिटी जिसको हम कहेंगे XDR टाइफॉइड यानी कि एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट या टाइफॉइड जो है, जो उसके नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट के वो कम हो रहे हैं क्योंकि दवाइयाँ हैं नहीं।
तो एंड वही एंटीबायोटिक मिसयूज़ की वजह से प्रीडोमिनेंटली। सो टाइफॉइड इज़ अ नाइटमेयर फॉर अस, क्योंकि जब हो रहा है अब तो वो मौका आ रहा है कि हम आईवी के अलावा हमारे पास कोई और ख़ास ऑप्शन नहीं होगा। जो एक आउट पेशेंट का डिज़ीज़ है वो हम इन पेशेंट लेकर आ गए, and obviously lots of other illnesses. पाकिस्तान में TB is very very important. हम पाकिस्तान में TB को का नाम ना लें तो it's a we have a lot of tuberculosis in Pakistan अभी भी। ये हमारे लिए बहुत एक important बीमारी है। HIV है हमारे लिए, वो भी एक है। हमारे छोटे छोटे आउटब्रेक्स कंटिन्यूसली हुए जा रहे हैं। HIV के लिए मैं ये कहूँगी कि उसकी अवेयरनेस मेरा ख्याल है आज तक यहाँ पे लोगों को नहीं दी गई। नहीं, इनफ नहीं है, इनफ किसी को पता भी नहीं होगा कि व्हाट इज़ HIV। इनफ नहीं है। हमें बहुत काम करना है इसकी अवेयरनेस के लिए। काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हम बहुत बहुत आगे आए हैं, लेकिन हमें और आगे जाना है इसके लिए, अवेयरनेस के लिए, क्योंकि वही बात है कि HIV का भी कोई वैक्सीन नहीं है अभी तक। तो प्रिवेंशन जो है, आपको नॉलेज ही आपका प्रिवेंशन है। जो आपको अगर पता हो कि किस तरीके से ये बीमारी फैलती है, तो व्हेन यू आर अवेयर तो तभी आप उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। उसकी भी मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई मेडिसिन? ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है HIV का। आगे आप बिल्कुल ट्रीटमेंट, दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं दवाइयाँ। आपके लेकिन बट वही बात है ना कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और फिर ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होगा। नहीं, इसमें आपका एक बहुत दिस थिंग है कि HIV के लिए द गवर्नमेंट का जो हर प्रोविंशियल का जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, जैसे सिंध एड्स कंट्रोल है या पंजाब एड्स कंट्रोल है, इनके पास फ्री दवाइयाँ हैं, फ्री टेस्ट्स हैं, आपको मियारी दवाइयाँ मिल रही हैं। और लोग बहुत अच्छा उससे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं HIV के साथ। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि ये दवाइयाँ फ़िलहाल ज़िंदगी भर के लिए हैं। तो देयर इज़ नो क्योर बट देयर इज़ वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर HIV। ओके, यहाँ पे कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी मोहम्मद मुर्तला है बुझेगा जी भा केड़ा हाल है ताजा? ठीक आयो? तो जी गलती अल्लाह के काम में। अभी डॉक्टर साहब ने मलेरिया के बाबत बताया जो मलेरिया डेंगू बाबत, तो असांजे शहर में थोरो ॿियो प्रॉब्लम आहे त असां वटि एडीपीएस डॉक्टर न आहे, असाई डॉक्टर वधीक आहिनि। त डॉक्टर साहब मां पुछिजो त महिरबानी करे त असाई डॉक्टरनि खां माण्हुनि खे इलाज कराइणु खपे या न? कहिड़नि डॉक्टरनि खां भा? असां वटि असाई डॉक्टर आहिनि न, जेके माना डॉक्टरनि वटि न आहिनि, पोइ वरी पंहिंजी अस्पताल खोले वेही रहंदा आहिनि असाई डॉक्टर। अच्छा, मतलब डॉक्टर्स आहिनि बि कोन्हे, पंहिंजे क्लिनिक्स खोले वेही रहिया या हॉस्पिटल्स? इहो भाई असां वटि तमामु घणो आहे जिले में। अच्छा, माण्हू उन का इलाज कराइनि था, त मां अॼु खां पुछां थी त असां डॉक्टरनि खे उन्हनि का इलाज कराइणु खपे या न? ठीक है भा, ठीक है, थैंक यू। इनका सवाल ये था कि ये जुडो से कॉल कर रहे थे और वहाँ पे जो मतलब प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं है, बट वो जैसे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स इस तरह खोल कर बैठे हुए हैं, तो कह रहे हैं कि उनसे कोई ट्रीटमेंट वगैरह करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए, क्या है? डॉक्टर्स आपको सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मसला हमारे मुल्क का है, जो ऑब्वियसली बहुत वॉइस उठाया गया है इसके बारे में फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म्स कि हमारे पास अनक्वालिफाइड। ये कैसे इनको मतलब NOCs मिल जाते हैं कि आप बैठें, क्लिनिक्स खोलें और हॉस्पिटल्स बनाकर बैठ जाएं? तो मतलब कोई चेक एंड बैलेंस है डॉक्टर्स के पास या नहीं? ये डॉक्टर्स का एक्चुअली अगेन ये डॉक्टर्स के हाथ में नहीं है, क्योंकि दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ टू कम फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि उसकी पॉलिसीज़ तो हैं, ऑब्वियसली क्लियर कट पॉलिसीज़ हैं, इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। यानी कि वो उस पर अमल हो, जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हों सिर्फ वही प्रैक्टिस कर सकें। मैंने अगर थोड़ी बहुत मेडिसिन पढ़ ली, मुझे अगर थोड़ा बहुत फार्मास्यूटिकल का काम अगर आ गया, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं भी खुल के बैठ जाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं, आपका लाइसेंस होना चाहिए, आपकी लाइसेंसिंग होनी चाहिए, तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लाइसेंस रिन्यूअल होनी चाहिए, पूरी प्रोसेस क्लियर प्रोसेस है जो होनी चाहिए, लेकिन जो अब भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं विद दैट, एंड बिकॉज ऑफ दिस के इतने अनक्वालिफाइड जो आप, मैं डॉक्टर्स तो नहीं कहूँगी उनको, लेकिन जो अनक्वालिफाइड हेल्थ केयर जो दे रहे हैं
उसकी वजह से भी चीज़ें बहुत बिगड़ती जाती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनका केयर तो वो लेवल का नहीं होगा जो एक क्वालिफाइड फिजिशियन आपको दे पाएगा या क्वालिफाइड सर्जन आपको दे पाएगा। ये मतलब अजीब चीज़ें पता चल रही हैं। मैं तो समझती थी कि डॉक्टर्स जो आते हैं जाहिर सी बात है डिग्री होल्डर हैं और उन्हें पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी पढ़ाई में निकाल दी, डिग्रीज़ हैं। मतलब ये तो एक अजीब ही सीन है कि मतलब आप पढ़ाई लिखाई इतनी की नहीं और आपने हॉस्पिटल्स खोल ली, क्लिनिक्स खोल ली और आप बैठे हुए और लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। ये तो ख़तरनाक बात हो गई ना, किसी की ज़िंदगी के साथ खेलने वाली बात हो गई। ये लोग डॉक्टर्स नहीं होते, मोस्टली दे आर नॉट, ऑब्वियसली कंपाउंडर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, पीपल हु हैव वर्कड, जिन्होंने कुछ साल किसी डॉक्टर के साथ काम किया हो, थोड़ी बहुत नॉलेज है। फार्मासिस्ट भी नहीं है, फार्मासिस्ट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट शोबा पैरामेडिकल का मतलब हेल्थ केयर सिस्टम में है। जो फार्मासिस्ट्स हैं वो भी हमारे यहाँ पे एक कमी है फार्मासिस्ट्स का, आप कह सकते हैं। दे जो मेडिसिन को जानते हैं, मेडिसिन को डिस्पेंस करना जानते हैं, वो भी नहीं। जो केमिस्ट होता है, जो एक दुकान में उनको बस सिर्फ उतना ही आइडिया है, उनको नाम को पता है कि अच्छा ये बुखार के लिए इस्तेमाल होता है या कुछ भी। तो ये जो अनलाइसेंस्ड जो हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, इन पे ऑब्वियसली दिस इज़ समथिंग द गवर्नमेंट नीड्स टू वर्क ऑन। सही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी भा, छा चवणु चाहींदो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। चाची डॉक्टर घुराईंदो? जी डॉक्टर मुझे चाची पेशेंट घुराईंदो? डॉक्टर साहिबा असांखे मलेरिया जे हवाले सां बि ॿुधाइनि थियूं, डेंगी जे हवाले सां बि, इन्फेक्शंस जे डिज़ीज़िस जेके बि आहिनि इन जे हवाले सां। जी ॿियो ख़ैरु आहे? जी जी बिल्कुलु ठीकु। तव्हांजो कोई सवाल आहे? न बस महिरबानी। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़। ये भी मतिलबु असांजा भाइर आहिनि ऐं मोहबत आहे हिननि जी, जेके कॉल कनि था ऐं सलाम दुआ कनि था। सो वॾी महिरबानी भा, इहा भी मतलब इलाही सुठी ॻाल्हि आहे। सो डॉक्टर साहब, बातें तो बहुत सारी अभी और भी करनी है आपसे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगी कि आपको डॉक्टर ही क्यों बनना था? आई डोंट थिंक ये हम कोई बहुत क्लियर कट ये था कि मुझे डॉक्टर ही बनना था। ऑप्शंस बहुत सारे थे, पेरेंट्स ने कोई इतना वो फोर्स नहीं किया था। In fact, you know, बाकी ऑप्शंस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, you know, things like that। लेकिन एक मेडिसिन का शौक़ था और फिर जब फाइनल you know डिसीजन टाइम आया तो फिर यही डिसीजन लिया गया कि I'll be a doctor। ठीक है, तो आपकी फैमिली में you're the one and only doctor और पेरेंट्स में और भाई बहन में? Yeah, my Taya was a doctor, okay, but he's obviously no longer alive, but apart from that, no other doctors. No other doctor. You are the only one in your family. My nephew is Abhi, inshallah. मेरे nephew हैं, my cousin's son. He is studying medicine, you know, but Abhi as such nobody else. सही, माशाल्लाह। तो मतलब अक्सर तो ये सुना है कि डॉक्टर से ही शादी करते हैं। तो आपके हस्बैंड डॉक्टर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल अलग प्रोफेशन। ही इज़ अ बिजनेसमैन, तो बस बिल्कुल ही अलग। तो कैसे मैनेज करती हैं? कितने बेबीज हैं आपके माशाल्लाह से? मैं 3 बेटे हैं माशाल्लाह। 13 साल का बड़ा बेटा है और ट्विंस हैं 11 साल। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कैसे मैनेज किया आपने माशाल्लाह से? इतनी टफ फील्ड आपकी, और फिर ट्विंस भी माशाल्लाह से, फिर एंड बॉयज़ जो you know, हाँ। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव, बोथ माई इन-लॉज, माई हस्बैंड एंड माई मदर हु इज़ माई बिगेस्ट सपोर्ट। तो इन सब के साथ फिर you know हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, फैमिली सपोर्टिव होनी चाहिए, हस्बैंड स्पेशली सपोर्टिव होने चाहिए, तो फिर तो सब चीज़ें आसान हो जाती हैं, वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब कोई भी चीज़ करना अकेले इंसान, you know, success doesn't come from a single person। What is success for you basically? Oh, difficult question. Very difficult question. What is success? I think अगर आप कंटेंट हो कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें कंटेंटमेंट हो, यानी कि आप सेटिस्फैक्शन तो एक डिफरेंट चीज़ है, बट आप इत्मीनान हो, तो आई थिंक दैट इज़ फॉर मी
it's a good day, it's a successful day for me. पॉइंट अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो आपको हमेशा से ही मतलब एक होता है ना कि बचपन से एक ख्वाब देखा कि नहीं मैंने डॉक्टर ही बनना है, या कोई और ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल थे उस टाइम? ऑप्शंस थी, वही बात है कि आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप हुआ, वो क्लैरिफाई हुआ कि हाँ मेडिसिन करना है, वरना बचपन में तो आपको एयर होस्टेस भी बनना होता था जब आप बहुत छोटे थे। फिल्म के थिएटर के बाहर जो टिकट काटते हैं ताकि आप हर मूवी देख सकें, वो भी शौक़ था जब छोटे थे। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप बड़े होते गए, पढ़ना शुरू किया, देन बुक से मेरी बहुत लाइक आई टोल्ड यू दैट आई रीड अ लॉट, तो फिर उसका ये एक टाइम पे वो था कि टीचिंग में, माय मदर इज़ अ टीचर, सो तो वो भी एक ऑप्शन कभी सोचा, लेकिन somehow or the other this was the field. कभी कोई ऐसा मतलब एक ड्रीम होता है ना कि डॉक्टर तो चले ठीक है, हाउस जॉब हो गई, अब किसी अच्छी हॉस्पिटल में जाना है, तो कोई ऐसा ड्रीम था कि कराची के सबसे बड़े हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं मुझे जॉब करनी है, ऐसा कोई ड्रीम था? मुझे पढ़ने का बहुत था कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन बाहर से मैं कर सकूं, तो दैट वाज अ ड्रीम जो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो हुआ। मैं यूएस के, आई वेंट टू शिकागो, तो वहाँ से अपना रेजिडेंसी जो इंटरनल मेडिसिन का, फिर फेलोशिप इंफेक्शियस डिजीज़ का, दोनों वहाँ से करके वापस आए। मैं NICVD से पहले, विच आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम, इससे पहले आई वाज विद अदर इंस्टीट्यूशंस, मैं लियाकत नेशनल में भी थी, आगा खान में भी थी, तो मैंने साउथ सिटी में भी क्लिनिक्स किए हैं, तो इट्स बीन अ नाइस जर्नी। चलिए, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है कि सब जगह से आप होकर आई हैं। इट्स बीन अ गुड जर्नी। लेकिन आपने हमेशा पाकिस्तान को ही सर्व करना चाहा? बिल्कुल, आई थिंक कहना बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस बात का, लेकिन हमारे डिसीजंस बहुत सी वजूहात की वजह से, यस बिल्कुल यहाँ पे बहुत सी चीज़ें अचीव करने का बहुत मौका है, करने का बहुत काम है। फैमिलीज़ हियर, फैमिली टाइज आर स्ट्रॉन्ग, आपके दैट कीप्स यू ग्राउंडेड, और एक अपॉर्चुनिटी है कोई चीज़ आप कह लें कि डेवलप करने का, कोई टू एवरी स्मॉल थिंग दैट यू डू यहाँ पे it's an achievement, True, it is, and there's so much work to be done, a lot of work to be done. चले, all the best to you. और डॉक्टर साहब ये ज़रा बताइए कि हमारे पास पाकिस्तान में जितने भी इन्फेक्शंस हैं या हो रहे हैं इस वक्त, तो ज़्यादातर हमारे पास जो आपके पास भी जैसे पेशेंट्स आते होंगे या हॉस्पिटलाइज भी होते होंगे, वो किस चीज़ के ज़्यादा इन्फेक्शियस हैं, डिजीज़ किस चीज़ की हैं? वो हर किस्म के, आई थिंक कोई एक चीज़ पर्टिकुलर, कोई एक चीज़, कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ इन्फेक्शंस होती हैं जो एक से दूसरे को नहीं लगती, ट्रांसमिटेड नहीं होती, ट्रांसमिट नहीं होती हैं, यानी कि कम्युनिकेबल इन्फेक्शंस नहीं हैं, तो उनके नंबर्स तो कंटिन्यूसली एक जैसे होते हैं। एक तो वो इन्फेक्शंस हैं जो आउटब्रेक में होते हैं या कम्युनिकेबल होते हैं, तो फिर वो उनके फिर आउटब्रेक्स आप देखते हो, जैसे मलेरिया का आउटब्रेक इस सीज़न में, या डेंगू का होगा, मीज़ल्स बच्चों में इज़ अ ह्यूज थिंग दैट वी कैन सी। तो बच्चों में बहुत से इलनेसेस हैं जो, क्योंकि मैं बड़ों की डॉक्टर हूँ तो मैं इतना बच्चों के इलनेसेस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन दैट्स इन एंड ऑफ इटसेल्फ, बच्चों में रेस्पिरेटरी इलनेसेस, निमोनियाज, बच्चों में डायरियल इलनेसेस जो हैं, मीज़ल्स हमारे बच्चों में अभी भी, चिकन पॉक्स, पोलियो हमने ख़त्म नहीं किया है, ये दोबारा से फिर से we have not yet been able to get out of that. So बच्चों में तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, और बड़ों में भी अगर आप देखें, हम क्या हॉस्पिटल्स में देखते हैं, असल में आपका बॉडी का हर सिस्टम में, आपके हार्ट में इन्फेक्शंस हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं NICVD में जो हूँ तो हमारे पास हार्ट के इन्फेक्शन के पेशेंट्स भी आते हैं, आपको किसी भी सर्जरी होता है, बोन का इन्फेक्शन होता है, आपकी सर्जिकल इन्फेक्शंस होती हैं, आपके नमोनियाज़ हैं, ब्रेन इन्फेक्शंस हैं, जैसे ब्रेन ईटिंग अमीबा के भी बीच में आते रहते केसेस, बट वैसे भी मेनिंजाइटिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़, नमोनियाज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, बैक्टीरियल नमोनियाज़, सो देयर इज़ एन अनएंडिंग लिस्ट ऑफ इन्फेक्शंस। अच्छा, हमारे पास 15 साल की उम्र तक पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं?
5 साल की उम्र तक। 5 साल की उम्र तक या 15 महीने की जो हाँ, भी। हाँ, तो उसमें बड़ों के लिए मतलब यहाँ पे ड्रॉप्स नहीं है, ज़रूरत लेकिन- नहीं, रेकमेंडेड नहीं है। Recommended नहीं है, recommended ठीक नहीं है। लेकिन मैं किसी को जानती हूँ, शी वेंट टू नेपाल, ओके। और वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही उन्हें कहा गया कि आपने हाँ, ड्रॉप्स के बगैर बाहर एंट्री नहीं देनी। बिल्कुल। तो शी सेड आई केम फ्रॉम पाकिस्तान, वहाँ पर हमें नहीं पिलाए जाते। हाँ, तो ये तो मुझे नेपाल का पता चला। अदर कंट्रीज व्हाई दे प्रेफर पोलियो ड्रॉप्स? असल में उन्होंने तो पोलियो को इरेडिकेट अपने मुल्क में कर लिया है। ओके, दे हैव इरेडिकेटेड पोलियो। देयर ओनली अ कपल ऑफ कंट्रीज लेफ्ट मुल्क दुनिया में जो अब पोलियो को इरेडिकेट नहीं किया है। अब तो 1-2 केसेस अब फिर न्यूयॉर्क में भी हुए थे रिसेंटली, पेपर्स में भी आया था, लेकिन इन जनरल मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में पोलियो नहीं है। तो उनको फ़िक्र होती है कि कोई भी कंट्रीज़ जो जिसमें पोलियो अभी भी डिटेक्ट हो रहा है, वहाँ से कोई पर्सन आए तो टू मेक श्योर कि किसी तरीके से भी हम वायरस कैरी करके उनके मुल्क में ना ले जाएं, तो वो बड़े बच्चे सबको पिलाते हैं। बट इट इज़ मेनली जब आप इरेडिकेशन का जो ड्राइव करते हैं तो वो बच्चों में कर रहे हैं आप। तो मेरा ख्याल है कि बड़ों के लिए इसके लिए कुछ होना चाहिए कि मतलब हम अगर अपने साथ कोई ऐसा वायरस कैरी कर रहे हैं, वी नेवर नो ना, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है हमें। जब तक पता चले तब तक तो शायद देर हो चुकी हो। तो इसके लिए कुछ वैक्सीन्स, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए मेरा ख्याल है। The polio virus, the vaccine is very effective. It's very effective. अभी ओरल के साथ तो अभी आपको इंजेक्टेबल पोलियो वायरस का तो जो एडल्ट switch लगवा over सकते हैं वो? एज सच इतना नीड नहीं है। ये प्रीडोमिनेंटली पीडियाट्रिक इन्फेक्शन है, एंड वैक्सीनेशन इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप, उसके लिए। तो यानी ज़रूरत नहीं है अगर कोई लगवाना चाहे तो? इसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। देयर इज़ नो रिकमेंडेशन कि अडल्ट्स को हम इंजेक्टेबल पोलियो वायरस के वैक्सीन, एज़ फार एज़ आई नो, आई हैव टू लुक इट अप के बड़ों के लिए नहीं है। बड़ों के लिए नहीं है। चलें, ये भी एक नॉलेज वाली बात थी। और मतलब काफ़ी लोग कहते हैं कि अगर हैं तो लगवाएं, ना लगवाएं, किससे कंसल्ट करें, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं जी दिमाग में। बिल्कुल। लेकिन अगर वैक्सीनेशंस की बात आप कर रही हैं तो वन वैक्सीन जो हम हर बच्चा या बड़ा को हमारे मुल्क में लगना चाहिए इज़ हेपेटाइटिस बी। हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन करें। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो डेंजरस सिचुएशन आती है हेपेटाइटिस में, तो इज़ इट सी? हेपेटाइटिस बी और सी जो है ना, ये क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं, यानी कि ये लंबे अरसे तक फिर आपको जिगर को अफेक्ट करता है। इनके साथ लिवर कैंसर के भी एसोसिएशन है आफ्टर ईयर्स इन्फेक्शन का। तो ये बहुत क्रॉनिक चलता हुआ चला जाता है, यानी कि बड़े स्लो सालों तक इनका असर रहता है। और हेपेटाइटिस सी तो फिर भी क्योरेबल है, हेपेटाइटिस बी बहुत मुश्किल से क्योर। तो डॉक्टर साहब, इसकी कोई केयर या कुछ ऐसा कुछ फूड में? ये दोनों वायरसेस फूड से इनका ताल्लुक़ नहीं है। हेपेटाइटिस ए और ई जो है उनका ताल्लुक़ खाने पीने से है। अच्छा। तो वो जो है अक्यूट हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। जो अक्यूट हेपेटाइटिस यूजुअली सेल्फ लिमिटेड होता है, यानी कि आपको होता है हेपेटाइटिस, आप ठीक हो जाते हो, लेकिन उसमें भी अमवात हो सकती हैं, बहुत सिवियर हो सकता है, स्पेशली प्रेगनेंसी फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस ई के साथ, या सिवियर हेपेटाइटिस ए लिवर फेलियर कॉज कर सकता है, ये बिल्कुल। अच्छा। लेकिन वो यूजुअली क्रॉनिक नहीं होते हैं। जो हेपेटाइटिस बी और सी हैं वो क्रॉनिक बिल्कुल इन्फेक्शंस बन जाती हैं जो आपके जिगर को अफेक्ट करते हैं, और आपके उसके साथ बहुत से दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो सी के लिए कोई वैक्सीन इस वक्त तक नहीं है, बट बी के लिए हाईली इफ़ेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है जो हमें लगानी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहिबा जी। व्यूअर्स, वक्त का ब्रेक, जो जल्दी वापस आ जाओ। भली
ॾेखारणु चवंदासीं तव्हांखे रंगनि भरी शाम में डॉक्टर साहिबा सां गॾु आहिनि ऐं ॻाल्हियूं इहे ई थी रहियूं आहिनि इन्फेक्शन्स ते मलेरिया ते ऐं जेको आहे डेंगी ते ख़बर आहे तव्हांखे त केतिरो फैलियल आहे सो उन में केयर छा करणु घुरिजे उहो बि डॉक्टर साहिबा असांखे ॿुधाए पई ऐं हाणे वरी सेल्फ मेडिकेशन जे हवाले सां जेका ॻाल्हि कयूं पिया जेके एंटीबायोटिक्स असां पाण जेके ख़रीद करे खाईंदा आहियूं त असांखे कुझु बि प्रॉब्लम थींदो आहे चाहे बुख़ार हुजे चाहे ज़ुकाम हुजे ॾिसंदा आहियूं हिकु ॿ ॾींहं वेट कंदा आहियूं नथो लहे खंघि थी वेंदी आहे गले में सूर थी वेंदो आहे या चेस्ट कंजक्शन थिए थी त हिकु ॿ ॾींहं वेट कंदासीं नॉर्मल मेडिसिन खाईंदासीं उन खां पोइ वरी असां पाण एंटीबायोटिक्स ते हलाए वेंदासीं डॉक्टर साहब ये भी एक बड़ा चक्कर है कि मतलब हम लोग अपनी ही सेल्फ मेडिकेशन एंटीबायोटिक्स पर भी लेकर जाते हैं बहुत इजीली लेके जाते हैं अगेन बार बार मैं इसी बात पे एक अपॉर्चुनिटी लेके बात ये करना चाहूँगी कि बिल्कुल ही सेल्फ प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स से बिल्कुल मना बिल्कुल एब्सोल्युटली नहीं होनी चाहिए एट द सेम टाइम आई थिंक हमारे डॉक्टर्स भी कभी कभार एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं जब क्योंकि अगर हम जब बात करते हैं डॉक्टर्स के साथ या यंग स्टूडेंट्स के साथ तो बात ये बनती है कि दैट पेशेंट डिमांड भी करता है कि हम आपको दिखाने आए आपने कुछ नहीं दिया हमें सिवाय पैरासिटामोल के एक यहाँ के कुछ तो देंगे प्रिस्क्रिप्शन में एंटीबायोटिक नहीं देखेंगे हमें खुद भी सुकून नहीं आएगा एग्जैक्टली तो हम खुद भी तो ये एक अवेयरनेस अगर ये फैले दैट कि ये सेल्फ मेडिकेशन जो है और डॉक्टर्स भी एंटीबायोटिक्स सोच समझ के सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए दें तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि हम उसको कंजर्व करें क्योंकि नए एंटीबायोटिक्स बहुत सारे बन नहीं रहे हैं एंटीबायोटिक बनाने का उसका रिसर्च भी एक बिल्कुल एक अलग एक उसकी अलग चैलेंजेस हैं तो नए एंटीबायोटिक्स इतने सारे आ नहीं रहे हैं और जो हमारे हैं अभी लाइक करंट एंटीबायोटिक्स उनको हम खो रहे हैं तो इट्स लाइक अ फॉरेस्ट रिजर्व जो हम बिल्कुल कम होता चला जा रहा है सही आपने एक वो भी बात की थी अगर हम जब केयर की बात करते हैं एक और चीज़ हमारे लोगों में बहुत टेंडेंसी है कि इंजेक्शन लगवाना they go for injection but they don't go for medicine एग्जैक्टली कि आप जब तक के इंजेक्शन नहीं लगाएंगे जब तक के बुखार का टीका नहीं लगाएंगे जब तक कि आप टीका नहीं लगवाएंगे तो आपका इलाज नामुकम्मल वो डॉक्टर से खुश नहीं है और वो ड्रिप नहीं चढ़ेगा तो वो डॉक्टर से खुश नहीं है और एंड दैट इज़ पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज़ जहाँ पे नीडल्स का यूज़ है मेडिकल केयर में वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज़ जो नीडल्स का यूज़ है क्योंकि हमारे पेशेंट्स डिमांड करते हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते वो कंफर्टेबल नहीं फील करते जब तक कि कोई चीज़ इंजेक्टेबल उनको ना दिया जाए एंड इसमें जो और गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं इसके लिए लेकिन ये नीडल्स जो है ना रीयूज़ होती हैं तो दैट इज़ द रीज़न वाई जो आप पूछ रही थी कि हेपेटाइटिस B-C के बारे में जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे या HIV जो है हमारा तो ये रीयूज़ नीडल्स इज़ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न कि ये इन्फेक्शंस फैलती हैं एक से दूसरे को तो नीडल्स का यूज़ कम बहुत सी चीज़ें हैं हम गोलियों से आराम से शरबत या गोली के शक्ल में दवाइयों से हम बिल्कुल इलाज कर सकते हैं हर चीज़ हम इंजेक्टेबल या टीकों तक ना पहुँचे लेकिन आजकल मेडिसिन्स कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए मुझे लेकिन मेडिसिन्स भी असर करना छोड़ चुकी हैं आजकल इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हाँ अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हाँ हमारे पास क्वालिटी ऑफ मेडिसिन्स एक इशू है बिल्कुल पाकिस्तान में बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्वालिटी ऑफ मेडिसिन्स एक इशू है क्योंकि अगेन वही बात है चेक एंड बैलेंस वी नीड टू मेक श्योर कि जो मेडिसिन्स मार्केट में आती हैं वो क्वालिटी मेडिसिन्स हों और इस्तेमाल वही किए जाएँ लेकिन उसकी भी एक चेक एंड बैलेंस की बहुत ज़रूरी है दूसरा ये है कि आई थिंक हम थोड़ा सा इम्पेशेंट भी होते हैं कि हमें चाहिए कि हमारा जो इलाज है मैंने आज दवाई शुरू की तो कल आई शुड बी completely normal and that's not possible 3 दिन खाएंगे डोज और उसके बाद छोड़ देंगे हाँ छोड़ देंगे 5 दिन की डॉक्टर ने रेकमेंड की हुई लेकिन हम मतलब वही बात होगी कि 2 दिन या 3 दिन खाई उसके बाद ठीक हो गई और छोड़ दी तो आई थिंक डोज कंप्लीट नहीं करते इसमें आई थिंक अनदर थिंग जो बहुत ज़रूरी है डॉक्टर्स के अगर कोई यंग डॉक्टर्स जो जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या यंग डॉक्टर्स हैं जो अगर वो देखें और इस बात को कि पेशेंट काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है पेशेंट का हमें बात नहीं करना आता पेशेंट के साथ
अगर मैं तो जिद करके आईवी देखें देखें यही बात है, मस्कुलर भी नहीं, मसल्स में भी नहीं, मुझे आईवी करें डायरेक्ट, ज़रूरी तो मैं नहीं। सही नहीं हूँ। यही और करीबन मुझे 5 साल तो हो गए बेशुमार इंजेक्शंस लगवाते हुए जी। दिस इज़ वेरी डेंजरस, राइट, ये वेरी वेरी तो डेंजरस। बिल्कुल वही किरण की बात मैं वो करूँगा कि दवाई खाने से तो बहुत ही जिसे बोलते हैं देखिए- दवाई के चोर। तो मैं डॉक्टर से जिद करके कि नहीं मुझे आप इंजेक्शन अगर दे भी रहे तो आईवी करेंगे तो आप। यही डॉक्टर भी मजबूर हो जाते हैं। आपने बिल्कुल मेरा वो जो मैं इसकी जो सबूत आपने दे दी लेकिन ये है कि ये आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अब इतनी आदत हो चुकी है कि वाकई के बिल्कुल अगर कोई आईवी ना हो ना, मतलब कोई इंजेक्शन ना लगे तो ऐसा लगता है जैसे शायद मेरा ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं है। एग्जैक्टली लेकिन वही चीज़ अगर आप दवाई गोली की शक्ल में या शरबत की शक्ल में जो भी अवेलेबल उसकी फॉर्म है वो इक्वली गुड है इन मैनी थिंग्स। हाँ, हमारे बिल्कुल भी नीड इंट्रावीनस, आदत डाल दी ना खुद बहुत सी ने। चीज़ों में है, जैसे आपके कोई चॉइस नहीं है, आपको इंट्रावीनस बहुत सीवियर इन्फेक्शन है, बहुत सीवियर सेप्सिस है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें नो डाउट हमें आईवी चाहिए, नो डाउट हमें इंट्रामस्कुलर चाहिए, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं स्पेशली जो क्लिनिक्स में हम पेशेंट्स को देखते हैं जो हमें सिर्फ दवाइयों की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अक्टूबर है मंथ, है ना, इसमें कैंसर डिजीज़ ज़्यादा हो जाते हैं, उसका कोई रीज़न है, मतलब क्या वजह है कि ऐसा तो कुछ कि ये डेटा आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी डेटा दैट सेज के कैंसर्स का कोई एसोसिएशन Months के विद द साथ। मंथ के साथ। आई डोंट अक्टूबर आ गया फलाना कि आपको ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, आपके सीने में भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, मुझे एक अलग चीज़ होता है कि हम कुछ डेज सेलिब्रेट करते हैं, ओके ये एक अलग चीज़ होती है कि हम month वैसे भी वो सेलिब्रेट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे, हम सिर्फ वो आगाही फैलाने के लिए या नॉलेज फैलाने के लिए, तो अच्छा हम इससे एक मतलब days- अक्टूबर का हाँ। कोई ताल्लुक नहीं नहीं, है? नहीं हाँ, कोई मैं months रिलैक्स के हो गया साथ अब सकता नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कहने के लो इस महीने ख्याल यहाँ करो पे बहुत। कॉल भी ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अस्सलाम सलाम आई राम हिजन वालेकुम अस्सलाम जी, केर पे लाइव है। जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाया की तस्मोर था मुझे सवाल जी डॉक्टर साहब के फोन कर सलाम वालेकुम अस्सलाम। दुआ करन या दिन जो राज सही नमूने थी रंदवा बिल्कुल बिल्कुल अदी। डॉक्टर के जेके खाना पकाने वाला है उन्हें से दिल से ही दुआ करन दिया अल्लाह ताला बिल्कुल। मुझे हयाती दे आमीन आमीन। हमेशा लाइ डॉक्टर हुजनि हर पास हुजनि ऐं मुंहिंजो सवाल आहे त मलेरिया बार छो थी थिए ऐं हाई डोज हूंदा आहिनि ऐं मलेरिया खां पोइ टाइफाइड छो थी वञे ऐं अभी मलेरिया खां पोइ चालू थिए? टाइफाइड थी वञे थो टाइफाइड थी वञे थी। थो ठीक आहे। ऐं छा खाइणु ज़रूरी आहे? अक्सर असां वटि एतिरो हूंदो आहे रिवाज त रोटी कंदा आहिनि त न खायो मानी अच्छा वॾे बुखार खे ऐं ख़तमु नथी थी सघे, वॾो बुखार नथो थी सघे। ऐं ॿियो इहो त मुंहिंजी नंढड़ी खे हाणे इंजेक्शन थी रहिया आहिनि, टाइफाइड निकितो ऐं पहिरियां मलेरिया बाद में टाइफाइड। हमेशा मां नंढपण खां ई वठी ॿारनि जो तमामु घणो ख़्यालु कयां थी, बसि इलाही जवान आहिनि, मच्छर अहिड़े पासे लिकियल हूंदा आहिनि, मच्छरनि खे बि कीअं ख़तमु करे सघूं था। सही। टाइफाइड जो आसान इलाज छा आहे ऐं मलेरिया जो आसान इलाज छा आहे? हाई डोज खां अलाह बचाए, बसि ॿार अलाह जी अमान आहिनि, सभु पंहिंजा ॿार अलाह जी अमान आहिनि। बेशक बेशक अदी, वॾी महिरबानी तव्हांखे तव्हांजे सवाल जो जवाब मिले तो। पंहिंजो ख्याल रखिजो। अल्लाह हाफिज़। इनके 2-3 सवाल ही थे, सवाल के अंदर ही 2-3 सवाल थे। सही। तो पहली बात तो ये कहना चाह रही थी कि इनको मलेरिया हुआ, फिर टाइफाइड भी हुआ, और मलेरिया बार बार क्यों होता है, और इनकी बेटी को भी पहले मलेरिया हुआ फिर टाइफाइड हुआ, और मतलब क्या खाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि रोटी नहीं खानी चाहिए, टाइफाइड हो जाए या मलेरिया हो जाए, रोटी नहीं खानी चाहिए, जैसे हम वीट जिसे कहते हैं वो नहीं खानी चाहिए, और क्या मतलब ख्याल किस तरह रखना चाहिए दोनों में? अगेन इसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन अगर हमें कि मलेरिया बार बार बिल्कुल हो सकता है। वो एक तरह का मलेरिया है जिसका आप ऑर्गेनिज़म जो है वो वाइवैक्स है। अगर वाइवैक्स मलेरिया है तो वो बार बार हो सकता है, क्योंकि उसके जरासीम जो हैं या उसके ऑर्गेनिज़म्स जो हैं आपके जिगर में बैठ जाते हैं और फिर बार बार मलेरिया कॉज करते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि मच्छर दोबारा काटे आपको उस इन्फेक्शन होने के लिए। उसके लिए अलग दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है ताकि उस साइकिल को आप ब्रेक कर सकें।
रिपीटेड मलेरिया के एपिसोड्स का। अदरवाइज़ मलेरिया को प्रिवेंट करने का जो सबसे आसान तरीका है कि मच्छर के काटने से बचें। यानी कि अब मलेरिया के लिए तो रात के है तो आप अपने विंडो स्क्रीन्स की स्क्रीन लगवाएं, आप जो सफाई का वो रखें, मच्छरदानी है, जो रिपेलेंट्स हैं, हाँ जो मस्कीटो रिपेलेंट्स हैं वो आप लगाएं, ताकि अगर आप ऐसी जगह पे बाहर बैठ रहे हैं जहाँ पे मच्छर काट सकते हैं। कोई भी इन्फेक्शन में इन जनरल कोई भी इन्फेक्शन में खाने पीने का कोई परहेज़ नहीं है इन जनरल। कोई एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए हो सकता है कि जैसे डायबिटिक पेशेंट्स में हम शुगर को ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि वो जो भी चीज़ें शुगर के लिए मना है वो मना रहेंगे, या जो कार्डियक पेशेंट हैं उनके जो चीज़ें मना है वो मना रहेंगे। लेकिन पर्टिकुलरली इन्फेक्शन के लिए कोई भी लेट्स सपोज अगर किसी को टाइफाइड है तो उसमें रोटी खा सकते हैं? कोई मना नहीं है। खाने पीने का कोई परहेज़ नहीं है, बल्कि हम काफ़ी दफ़ा वीकनेस या रिकवरी को इसलिए डिले करते हैं कि उनको उबला हुआ खाना, मतलब जो ना आप खा सकेंगी ना मैं खा सकूँगी, वो खिलाते हैं। तो नॉर्मल घर का साफ़ सुथरा कुछ भी खिला दें, दैट्स फाइन। अच्छा, कुछ फ्रूट्स, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो इंक्रीज़ करते हैं इम्यूनिटी को या ब्लड को इस तरह, जिनमें जैसे अभी डेंगू का बहुत ज़्यादा है और मलेरिया, तो इनमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खा सकते हैं हम? अगेन कोई परहेज़ किसी चीज़ का नहीं है। एक वेल बैलेंस्ड डाइट आपको हेल्दी रखेगा, इट्स सिंपल एज दैट, जिसमें हम बाय एज़ यूजुअली हमारा जो डाइट में हमारे फल और सब्ज़ी कम होते हैं, हम नहीं खाते हैं। तो एक बैलेंस डाइट के लिए, एक हेल्दी डाइट के लिए, एक गुड न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि गुड न्यूट्रिशन होगा तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपकी एक बैलेंस डाइट हो जिसमें आपके फल भी हों, वेजिटेबल्स भी हों, आपके कार्बोहाइड्रेट सब कुछ हो, लेकिन एक वेल बैलेंस डाइट। लेकिन कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं जो और थोड़ी फॉर एग्जांपल आयरन के लिए अगर मैं कहूँ, जैसे बीट रूट है या साग है, ये चीज़ें आर गुड। लेकिन बीट रूट मतलब डेली बेसिस पे नॉर्मल क्वांटिटी में हम खा सकते हैं, एक्सेस में जाएंगे ज़रूरी तो नहीं वो है। फिर एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है, मतलब पेट खराब हो जाता है। ज़रूरी नहीं है। आप बिल्कुल आप एक बैलेंस डाइट को रखेंगे तो फिर आपको ये सारी ग़िज़ा जो है ना, न्यूट्रिशन जो है आपको बैलेंस डाइट के ज़रिए मिल सकता है, जो बहुत मुश्किल है एक्चुअली कभी कभार करना, हमारे बिज़ी लाइफ में मैनेज करना। इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि ये बड़ा एक अजीब एक्सपीरियंस रहा है बीट रूट का, क्योंकि मैंने खुद पर ये किसी टाइम पे आजमाया हुआ है, तो मुझे उसके बारे में पता है कि मैंने एक्सेस में खाया था और उसके बाद जो मेरी हालत हुई थी। एक्सेस कोई भी चीज़ का, आई थिंक वही बात है कि एक्सेस किसी भी चीज़ की इज़ नॉट रेकमेंडेड, कि बैलेंस तरीके से आप उसको लें। उन्होंने एक चीज़, क्योंकि उन्होंने ये सवाल पूछी थी, अगर मैं एक थोड़ा सा वो भी क्लैरिफाई कर दूँ कि हम बहुत दफ़ा किसी भी बुखार को टाइफाइड का नाम दे देते हैं। हाँ, सही है कि वो टाइफाइड होता नहीं है, हो सकता है वो वायरल इन्फेक्शन हो, और एक इंसान को साल में 3 या 4 दफ़ा वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसका कोई मतलब नहीं कि आपकी इम्यूनिटी कम है। सही है, वो वायरसेस सर्कुलेट कर रही हैं, आपको बुखार का जो बुखार होता है, बुखार वाली बीमारी हो सकती है, लेकिन टाइफाइड का नाम दिया जाता है बहुत सी बुखार वाली बीमारियों को, और जो टाइफाइड होता नहीं है। तो बहुत दफ़ा पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हर साल बार बार टाइफाइड हो रहा है। टाइफाइड इतना आसानी से, इतना जल्दी होता नहीं है। तो आपकी डायग्नोसिस सही नहीं हुई होगी, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। और आपने डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल किया है, आपके डॉक्टर्स को भी ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ब्लड कल्चर्स गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसके अलावा आप टाइफाइड की डायग्नोसिस नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर सुनने में आता है कि ब्लड इन्फेक्शन, बेसिकली ये ब्लड इन्फेक्शन होता क्या है और किस वजह से होता है? ब्लड इन्फेक्शन एक टर्म जो अगर हम ले लें मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सेप्सिस जिसको हम कहेंगे, या उसमें यह है कि कोई भी इन्फेक्शन उस लेवल तक पहुँचे कि वो खून में आ जाए। तो निमोनिया अगर हो, जैसे फेफड़ों का इन्फेक्शन है, उसके जरासीम उस लेवल तक आ जाएं कि वो खून में आ जाएं। यूटीआई हो, यूरिन का इन्फेक्शन हो, लेकिन वो उस लेवल तक बढ़ गया कि वो खून में आ गया है, यानी कि इट्स बिकम्स वेरी सीरियस।
कुछ प्राइमरी ब्लड इन्फेक्शंस होती हैं, जैसे हार्ट वाल्व की इन्फेक्शन हो, जो हम देखते हैं काफ़ी एंडोकार्डाइटिस जिसको हम कहते हैं कि वो खून में ही जरासीम है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि वो आया कहाँ से है, या तो वो निमोनिया के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए, यू नो आंतों की वजह से, आंतों में इन्फेक्शन हुआ उसके ज़रिए आपके खून में आया है। तो जब भी इतना सीवियर होता है कि वो खून में आ जाता है तो उसको फिर सेप्टिसीमिया कहते हैं। Is it dangerous? It can be, definitely, because definitely it can be. The patient is sick enough at that point. The patient is sick enough, right? And what are the symptoms? Fever is usually the first and foremost symptom. Nausea? Again, it depends. Nausea, fever, weakness. Low immunity? Low immunity causing all of this. Okay. लेकिन fever कभी कभार fever या बिल्कुल very low temperatures, जिसको हम hypothermia के, like बिल्कुल the temperature is below normal. That's also a sign. Cold flashes भी? Cold, you'll feel cold, and then जिस इन्फेक्शन की वजह से वो खून में जरासीम आए हैं, निमोनिया अगर है तो खांसी, बलगम उसके साथ, that will be a sign. यूरिन है तो आपको बर्निंग है, you know, अगर ऊपर वाले किडनीज़ की तरफ पेन है, जिसको हम कहते हैं जो किडनी का जो एक तकलीफ़ हो सकती है, जो वो पेन है, या अगर जो भी है उस डिज़ीज़ के सिम्टम्स होंगे along with fever and you know drowsiness, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ड्राउजीनेस भी आता है Drowsiness उसके भी आ अंदर? सकता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर गिर सकता है। अच्छा अच्छा। और फिर अगर शुगर हो तो फिर और ज़्यादा? शुगर बढ़ जाता है यूजुअली, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है शुगर बढ़ जाता है। तो जो डायबिटिक्स हैं उनको उस टाइम पे शुगर का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये तो ॾाढी इम्पॉर्टेंट ॻाल्हि डॉक्टर साहिबा असांखे ॿुधाई आहे। अच्छा, दूसरा, जब डेंगी अगर लेट्स सपोज किसी को हो गया तो अक्सर करके मैंने सुना है कि डॉक्टर्स यूज्ड टू से कि भाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर 3 months and 6 months कि आपका ब्लड कहीं से जो है आए ना, और अगर कट भी लगता है तो वो कुछ नहीं होगा, कॉम कर रहे हैं तब भी आप ज़रा ख्याल करें, इस तरह की बातें। सिर्फ उस दौरान के लिए जब प्लेटलेट्स कम हैं, लेस दैन 50,000 जब हमारे प्लेटलेट्स आ जाते हैं, किसी भी बीमारी, सिर्फ डेंगू नहीं, किसी भी बीमारी में हमें थोड़े से एहतियात करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ते हैं थोड़े से। अगर 20 प्लेटलेट्स हैं तो 20,000? दैट्स ऑल्सो अगैन डिज़ीज़ पे डिपेंड करता है। डेंगू में हमें इतनी फ़िक्र नहीं है प्लेटलेट्स का, क्योंकि अगर किसी को सिवियर डेंगू में जाना है तो वो यूजुअली इतने लो प्लेटलेट्स से पहले ही वो जा चुके होते हैं। लो प्लेटलेट्स डेंगू की एक सिम्टम है, आप कह लें, एक निशानी, एक साइन ऑफ है। वो खुद ब खुद वापस आ जाएंगे, आप हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद इम्प्रूव हो जाएंगे खाने पीने से, मतलब खुद ब डेली डाइट पर? खुद, इवन हाँ, जस्ट बाय इटसेल्फ इट विल रिवर्स। और ये लंबे अरसे के लिए इसका कोई असर नहीं रहता, बस सून एज इट्स रिकवर्ड आप यू आर बैक टू नॉर्मल, बैक विदिन 2 or 3 days यू आर बैक टू नॉर्मल। चलें, ये तो आप बातें बता रही हैं, वरना तो अक्सर लोग डरा रहे हैं। हाँ, डेंगू को लेकर बहुत सारे डॉक्टर्स डरा रहे हैं। नहीं, आपने बहुत ज़्यादा हमें क्लियर कर दिया कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, और डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, आपने ट्रांसफ्यूजन कराना है, आपने प्लेटलेट्स लगाने हैं, आपने ये चीज़ें खानी हैं, आपने वेजिटेबल्स ये खानी है, आपने ग्रीन एप्पल खाना है, अपने पपीते का जूस पीना है। नहीं, वो सब यही सारी चीज़ें हैं। अब डेंगू होता है, सबसे पहले हमारे जो घर की अम्मा बड़ी बूढ़ी हैं वो पत्ते कूट के पूरे गिलास भर वो इतना कोई खतरनाक जहरीला होता है, कड़वा। बिल्कुल, मैं इसीलिए कहना चाह रही थी कि ऐसा सच मना नहीं है, लेकिन आपका जब आप बीमार होते हैं या डेंगू में जब आप पेशेंट को हाइड्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उल्टा वो उल्टी वगैरह हो जाता है इन चीज़ों से खाने से, या टेस्ट ख़राब होता है या कुछ भी, तो आप थोड़ा सा इट डिफीट्स द पर्पस। यानी कि आप जो चीज़ करना चाह रहे हैं कि उनको हाइड्रेट करें, तो उसका इफेक्ट उल्टा हो जाता है, क्योंकि वो उल्टी हो जाती है, बिकॉज दीज आर लाइक वेरी कड़वा है इन ऑल दैट। इसका सबूत जो है वो बहुत ठोस सबूत नहीं है कि ये हेल्प करता है, ठीक है, तो ना ले, इट्स प्रोबेबली बेटर, आई वुड से। तकरीबन 90% लोगों का ये बिलीव है, यकीन है कि हम पपीते के पत्ते पियेंगे और बिल्कुल, क्योंकि ये प्लेटलेट्स तो खुद ब खुद आ जाएंगे। ग्रीन एप्पल का जूस भी पीते हैं लोग, इसमें मना कुछ भी नहीं है। मना मैं नहीं कहूँगी कि कोई भी चीज़ है कि आप बिल्कुल ना लें, लेकिन इसका क्या फ़ायदा है
वी डोंट नो, वी डोंट थिंक सो। वो खुद ब खुद सही हो जाएगा। बस हाइड्रेशन है, आप वो हाइड्रेशन जूस के शक्ल में ले रहे हैं, ORS की शक्ल में ले रहे हैं, पानी की शक्ल में ले रहे हैं, बस आपने हाइड्रेट करना है, हाइड्रेटेड रहना है और बस खाते पीते रहना, खाना पीना नहीं छोड़ना चाहिए। उससे जितना आप कर बात है सकते कि हैं, वो बिल्कुल। फिर और ज़्यादा इम्यूनिटी आपकी लो होगी, उतने ज़्यादा वायरसेस आपको अटैक करेंगे, ये भी तो मसला होता है बहुत इम्यूनिटी। जी ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है विद अ हेल्दी डाइट। अच्छा, मुझे डेंगू हुआ किरण, मैंने तो दबा के खाया, मुझे तो मैंने मजे भी आ यही गए। किया था। हाँ, जो ला रहा है मैं वो खाया जा रहा मैंने हूँ, भी जूस यही खा रहे किया हैं, चलो था। फिर मुझे जब हुआ था इन 2020 ओके, तो मैंने तो खाया पिया था, मतलब मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी, विद इन 2-3 डेज में ठीक हो गई थी। बट जब मेरे भाई को हुआ तो उसने खाना पीना छोड़ दिया था, तो वो ICU में था। हाँ, बिकॉज असल में हर किसी का बीमारी का जो सिवियरिटी वो अलग हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है आपके भाई को मतलब इट वाज अ मोर सिवियर इलनेस, लेकिन इट इज़ ट्रू कि अगर हम न्यूट्रिशन का ख्याल ना रखें एट दैट टाइम कि नॉर्मल फुल न्यूट्रिशन दें, तो फिर रिकवरी थोड़ी डिले हो जाती है। रिकवरी थोड़ी डिले हो, वीकनेस ज़्यादा देर तक रहता है, आपने प्रॉपर खाना पीना नहीं किया है। लेकिन हर किसी का बीमारी की सिवियरिटी इज़ डिफरेंट। लेकिन आज भी वो दिन याद है जब पपीते का जूस अम्मी ने पिलाया था। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। Thank you. और क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगी? आई थिंक हम जब भी हम बात करते हैं तो हम बहुत ट्रीटमेंट की तरफ बात करते हैं, बहुत ज़्यादा हम हर चीज़ की ट्रीटमेंट, हर चीज़ की इलाज के लिए बात करते हैं। लेकिन जो चीज़ आई थिंक हमें एज अ नेशन करना चाहिए वो प्रिवेंशन के लिए करना चाहिए, चाहे वो इन्फेक्शन की प्रिवेंशन हो, चाहे वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की प्रिवेंशन हो, कार्डियोवैस्कुलर हो, डायबिटीज़ हो, बहुत से दूसरे बीमारियां हैं, उनकी प्रिवेंशन के लिए हमें फोकस करनी चाहिए। सही, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच। थैंक यू शोभी भाई, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। और अभी जाते जाते आपसे हम कुछ सुनना चाहेंगे। जी व्यूअर्स, इंशाल्लाह सुभाणे तव्हां सां मुलाकात कंदासीं। तेसीं ताईं पंहिंजो ख्यालु रखिजो ऐं मूंखे मुंहिंजी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जी शोभी भाई। आप इस तरह से यूं होश उड़ाया ना कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया ना कीजिए। मस्त निगाहों की बात चलती है, मैं कशी करवटें बदलती हैं। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के। छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम, सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी
तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बुखार बनके, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रह